कब से आपने पीडब्ल्यू ज्वाइन किया? अलग सर ने जिस विजन को सोचकर फिजिक्स वाला की शुरुआत की थी, क्या वो विजन पूरा करने में सफल हो रहा है? क्या सच में पीडब्ल्यू एजुकेशन इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाने में सफल रहा है? मेरे हिसाब से तो कोटा ये माहौल देता है, बच्चे को ये सिखाता है कोटा, अपना पोटेंशियल डेवलप करो। एक बार तुम पोटेंशियल डेवलप कर लोगे ना, मेहनत करने की आदत पड़ जाएगी। वो बोलते हैं ना, हसल करने की आदत पड़ जाएगी, तो लाइफ में कुछ ना कुछ तो बढ़िया कर ही लो, कहीं ना कहीं तो क्रैक कर ही लो। ऑनलाइन बैच में एक स्टूडेंट था, उसका नाम था फरहान। मैं बरेली से बिलोंग करता हूँ। बरेली फेमस है मांझे के लिए, हाँ पतंग का जो मांझा होता हाँ है हाँ वो हाँ। फेमस है मांझे के लिए। तो मेरे घर के पीछे, जहाँ मेरा घर है जिस लोकेलिटी में, उसके पीछे ही ये मांझे जो बनाने वाले लोग होते हैं वो रहते हैं। जी। इसमें होता क्या है कि ये लोग, जो इनके घर में जो मेल्स होते हैं, ये मांझा बनाते हैं, और जो लेडीज़ और एडल्ट, लेडीज़ और बच्चे जो होते हैं, ये जरी का काम करते हैं, जरदोजी का काम करते हैं। तो एक बच्चा था फरहान, जो जरी का काम करता था, और जरी के काम के पैसे जो उसे मिलते थे, उससे वो किताब खरीदी उसने, और उसी से उस पैसे को जोड़ के उसने कोर्स परचेज किया, और वो ऑल इंडिया रैंक लाया था 1200। क्या सच में ऐसा लगता है कि हिंदी माध्यम से अगर कोई देवे एग्जाम तो सिलेक्शन होगा नहीं होगा? सो हेलो एवरीबॉडी, कैसा मेरे प्यारे भाइयों। तो आज का पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, जो कि है ऋतिक सर। और आप सभी के दिल जीते हुए हैं सर। पीडब्ल्यू में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो सब्सक्राइब करके रखे मेरे चैनल पे, आप सभी को मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, आप सभी सर को जानते हैं। तो आज के ये पॉडकास्ट ये होने वाला है सर के लाइफ के जर्नी के ऊपर, कि सर ने कहाँ से स्टार्ट करा, और आज आपके दिल पे जो छाए हुए हैं सर, तो क्या है उसका राज। और पीडब्ल्यू से रिलेटेड बहुत सारी सवाल है जो मैं लेके आया हूँ। तो आप इस पॉडकास्ट को एंड तक देखें, आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आने वाली है। सर वेलकम टू माय पॉडकास्ट। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर। काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि एक बार तो ऋतिक सर के साथ पॉडकास्ट मुझे करना है। तो मैंने सोचा कि जब पॉडकास्ट स्टार्ट करूँगा तो एक लाइन में बोलूँगा, और बाकी लोग उसे कमेंट करेंगे कि ऋतिक सर ओपी। थैंक यू वेरी मच। तो सर, मैं जानना चाहूँगा कि कहाँ से लाइफ की जर्नी शुरू हुई है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, और स्कूलिंग, कॉलेज और एजुकेशन कहाँ से हुआ है? बिलोंग बेसिकली मैं करता हूँ बरेली से। बरेली यूपी में छोटी सी जगह है, और अभी तो काफ़ी फेमस हो गया, झुमका के नाम, झुमका सिटी के नाम से काफ़ी फेमस है, और वहीं बिलोंग करता हूँ मैं। वहाँ से पापा मेरे FCI में थे, अब तो रिटायर हो गए। तो उनका जो जॉब रहा है काफ़ी ज़्यादा घूमने फिरने वाला रहा है, ट्रांसफरेबल जॉब था। हम बहुत सारे शहरों में रहे हैं, लेकिन मेरी जो बेसिक स्कूलिंग है, जो बेसिक मेरी 8th के बाद की जो स्कूलिंग है, वो सारी बरेली की है। 8th से लेकर 12th तक सारी की सारी स्कूलिंग मेरी बरेली की है, और वहीं से मैंने तैयारी की। उसके बाद फिर 2006 में मैंने JEE क्रैक किया, और क्रैक करने के बाद मैंने फिर बीटेक अपना कंप्लीट किया थापर यूनिवर्सिटी पटियाला से। वाओ। और उसके बाद एक बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में, और एक PG डिप्लोमा है, वो मैंने IT BHU से किया हुआ 1 साल का। तो 2011 में वो मैंने कंप्लीट किया। तो बायोकेमिकल इंजीनियरिंग मैंने करी हुई है, और अभी 2011 में मैं पास आउट हुआ। तो सर, ऐसे ये फिर कोचिंग लाइन में आने का कैसे सोचा आपने? क्या कोच, पढ़ाना पसंद था या हाँ, एक्सीडेंटली आ गए? पढ़ाने का चस्का एक्चुअली बहुत पहले लग गया था। हाँ। एक्चुअली हुआ ये था कि कॉलेज में ट्रेनिंग सेमेस्टर एक होता है, इंजीनियरिंग में एक ट्रेनिंग सेमेस्टर होता है, जो 6 महीने की ट्रेनिंग करनी होती है। वो भी ट्रेनिंग मेरी लगी थी चंडीगढ़ में। तो वहाँ पर क्या होता था कि सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में मेरी वहाँ पर ट्रेनिंग होती थी 8 बजे से लेकर 2 बजे तक। फिर मैं 2 बजे के बाद खाली होता था, कुछ करने को होता नहीं था मेरे पास। तो ऐसे ही वहाँ पर मैं ऐसे ही एक क्लासीफाइड्स में देख रहा था, तो वहाँ एक कोचिंग में ऐड था कि वो चाहते थे कि कुछ स्टूडेंट्स वगैरह उनके यहाँ क्लास लें। तो मैं चला गया ऐसे ही मस्ती मस्ती में। तो वहाँ उन्होंने मेरे को एक क्लास दी। मैंने कहा चलो ठीक है, 1-1.5 घंटे की क्लास है, कुछ पैसे मिल जाएंगे, टाइम भी पास हो जाएगा। मैंने वहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया। वहाँ पढ़ाते पढ़ाते, मेरे को छोटी सी कोचिंग थी, 500-600 बच्चे थे उसमें। मेरे पास जो बैच था उसमें करीब 50-60 बच्चे थे। वो पढ़ाते पढ़ाते मेरे को बड़ा मज़ा आने लगा, और लगभग 5-5.5 महीने मैंने वहाँ पढ़ाया। और वहाँ से फिर मैं अपने कॉलेज वापस आ गया। ट्रेनिंग खत्म हो गई, मैं कॉलेज अपने वापस आ गया। फिर जब मैंने बीटेक पास किया, तो बीटेक पास करने के बाद मेरी जो जॉब थी वो एक सरकारी जॉब लगी और एक कॉर्पोरेट जॉब लगी। Okay. मैंने कॉर्पोरेट जॉब ज्वाइन किया, 6 महीने लगभग वहाँ काम किया, और वहाँ पर मेरा मन नहीं लगा बिल्कुल। मतलब कुछ करने को नहीं था। एक्चुअली बेसिकली क्या था कि कोई सब्सटैंशियल आपकी पहचान नहीं थी, कोई आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं थी। तो 6 महीने बाद फिर मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया।
तो रिज़ाइन करने के बाद मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, जॉब तो छोड़ दिया है, तो फिर सोचा कि चलो यार टीचिंग में मज़ा आता है तो टीचिंग करना ही शुरू करता है। तो 2011 एंड से मैंने टीचिंग करना स्टार्ट किया, टीचिंग के फील्ड में आया। मैं आया फिजिक्स से था, फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया था। हाँ, लेकिन फिजिक्स से फिर केमिस्ट्री में कैसे एंट्री होगी? जहाँ मैंने पढ़ाना शुरू किया था, अब तो खैर वो एक बहुत बड़ी कंपनी हो गई है, बहुत बड़ी एडटेक कंपनी हो गई है। तब वो एक छोटी सी कोचिंग हुआ करती थी, वेदांतु, वहाँ से मैंने शुरू किया था पढ़ाना। तब वो अपने इनिशियल स्टेजेस में थी। अच्छा, हाँ, वाह, तो पता नहीं रहेगा। इनिशियल स्टेजेस में थी, हाँ। वेदांतु से शुरू किया, तब लक्ष्य नाम से चला करती थी चंडीगढ़ में। तो वहाँ पर क्या हुआ, एक बैच में केमिस्ट्री के टीचर थे, वो चले गए बीच में, तो मैंने उनकी क्लासेस लेना शुरू कर दिया। मुझे केमिस्ट्री में ज़्यादा मजा आने लगा, तो फिर मैंने सेशन खत्म होते होते उनसे कह दिया कि अब मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा। फिर मैंने फिजिक्स छोड़ दी, केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दिया। तो सर क्या डिफरेंस लगता है फिजिक्स पढ़ाने में और केमिस्ट्री पढ़ाने में? कौन सा ज़्यादा मजा आता है पढ़ाने में? नहीं, मुझे तो दोनों में एक ही जैसा लगता है, क्योंकि मैं फिजिकल केमिस्ट्री लेता हूँ मेनली, तो फिजिकल केमिस्ट्री भी है तो फिजिक्स जैसा ही। बस हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री उतना डेप्थ में नहीं है, फिजिक्स बहुत इन डीप चला जाता है कई बार। जेई के लिए और नीट के लिए बहुत डीप चला जाता है कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि बहुत हम डेप्थ में चले जाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री इतनी डेप्थ में नहीं है इस लेवल पे, जेई नीट के लेवल पे। तो लेकिन हाँ, जो नेचर ऑफ सब्जेक्ट्स है वो दोनों का एक ही जैसा है, दोनों का तरीका एक जैसा है, टैंडम में रहते हैं दोनों सब्जेक्ट्स, प्रैक्टिस दोनों मांगते हैं, याद करने वाला काम दोनों में नहीं है, तो दोनों एक ही जैसे मज़ेदार लगते हैं मेरे को। तो फिजिक्स तो हालांकि मैं काफ़ी भूल भी गया, लेकिन हाँ, अब तो केमिस्ट्री मज़ेदार लगता है। 12 साल हो गए। फिजिक्स से इतना डरते क्यों हैं बच्चे? फिजिक्स एक्चुअली सोचने का सब्जेक्ट होता है। फिजिक्स में बेसिकली क्या होता है कि हमारे आसपास की चीज़ों को सोचने का सब्जेक्ट है, देखने का सब्जेक्ट है। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो फर्स्ट से लेकर 10th तक बच्चों को ना रटने के लिए तैयार करता है, क्रैमिंग के लिए तैयार करता है। फिर वो एक्सपेक्ट ये करते हैं कि 11th में आके अचानक से बच्चा जो 14-15 साल उस सिस्टम में ट्रेन हो गया है, वो अचानक से देखना शुरू कर दे, चीज़ों को विजुअलाइज करना शुरू कर दे। वो थोड़ा मुश्किल होता है। मतलब कि मैंने अभी बीते कुछ टाइम में काफ़ी सारे आपके रील्स देखे यूट्यूब पे, जिसमें आप बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़। मैंने तो सोचे कुछ पॉइंट्स भी मैंने लिख के लेके आई ताकि मैं भूल ना जाऊँ बात करते करते। मैं आपसे पूछता रहूँ कि जैसे कि सर आपका एक्सपीरियंस कितने साल का हो गया अब तक, मतलब कि इस एजुकेशन फील्ड में पढ़ाते हुए? लगभग 12 साल पूरे हुए, 13वां साल चल रहा है। 12 साल हो गए। ओके। और पीडब्ल्यू सर कब से आपने पीडब्ल्यू ज्वाइन किया? पीडब्ल्यू सितंबर 2021 में ज्वाइन किया था मैं। सितंबर 2021 में मैं आ गया था पीडब्ल्यू में। तो जब पीडब्ल्यू में आप आए थे, ऑनलाइन आए थे? ऑनलाइन। तो फिर विद्यापीठ कब आया ऑफलाइन पढ़ाने? विद्यापीठ जब जून 2022 में विद्यापीठ ओपन हुआ था, तो विद्यापीठ आ गया था, मतलब विद्यापीठ से लिंक कर दिया था मुझे। तो सिंस डे 1 विद्यापीठ से जुड़ा हुआ हूँ, जब से विद्यापीठ खुला है। मतलब विद्यापीठ की बिल्डिंग को एकदम स्क्रैच से तैयार होते हुए देखा है मैंने। तो सर कोटा का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? आप जब विद्यापीठ में पढ़ाने आए तो पहले कोटा ही था या कहीं और भी? नहीं, मैं कोटा में था इससे पहले। मैं पहला विद्यापीठ तो कोटा ही रहा है? हाँ, मैं 2012 से कोटा में ही हूँ। ओके। 2012 एंड में मैं कोटा आ गया था, तब से मैं कोटा में ही हूँ। ठीक है। तो कोटा को तो मैंने मतलब एज अ सिटी भी बहुत ज़्यादा ग्रो होते हुए देखा है। तो सर जैसे कि और केमिस्ट्री से रिलेटेड ही, जैसे कि आप केमिस्ट्री के मतलब कि वन ऑफ द टॉप एजुकेटर्स हो, एक सवाल मैंने इससे रिलेटेड रखा था कि आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो केमिस्ट्री में बेस्ट मार्क्स लाने के लिए स्टूडेंट्स को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यार केमिस्ट्री अगर अपन देखें ना, तो तीनों चीज़ों का मिक्सचर है। केमिस्ट्री अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तीनों तरीके की चीज़ें हैं। फिजिकल प्योरली प्रैक्टिस मांगती है, इनऑर्गेनिक प्योरली क्रैमिंग मांगती है, और ऑर्गेनिक जो है वो उन दोनों का मिक्सचर है। तो बच्चे को एक तो ना ये अपने दिमाग में रखना चाहिए, जो मैंने देखा है बच्चे गलती करते हैं केमिस्ट्री में, कि बच्चे ना बहुत ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश करते हैं, जबकि कोई छोर नहीं है केमिस्ट्री का। क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा ब्रांच है जो लगातार अपग्रेड हो रहा है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगातार चेंज हो रहा है। आपको केवल एनसीईआरटी पर फोकस रखना है। अगर आप पेपर में अच्छा करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आप पेपर में अच्छा करें, तो एनसीईआरटी पर फोकस रखिए। एनसीईआरटी को ढंग से आपको तैयार कर लेना है, एनसीईआरटी से ज़्यादा डीप में आपको जाना नहीं है। दूसरी चीज़ जो होती है वो ये होती है कि फिजिकल केमिस्ट्री मांगती है प्रैक्टिस। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, बच्चे करते क्या है कि थ्योरी पढ़ लेते हैं, फॉर्मूले याद कर लेते हैं, फिर उनको लगता है कि अरे फॉर्मूले तो मुझे याद है, पेपर में क्वेश्चन मैं कर ही लूँगा। लेकिन पेपर में जाके गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि सिली मिस्टेक्स, कैलकुलेटिव मिस्टेक्स, छोटी छोटी गलतियाँ बच्चे करके आते हैं। तो एक तो प्रैक्टिस लगातार करते रहना है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए।
और एज फार एज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इज कंसर्न, आपको एनसीईआरटी पे जबरदस्त कमांड होनी चाहिए। मतलब हर एक रिएक्शन जो एनसीईआरटी में है ऑर्गेनिक की, वो आपके टिप्स पे होनी चाहिए। और इनऑर्गेनिक के लिए तो मैं कहता हूँ कि एनसीईआरटी जो है वो गीता, कुरान, बाइबल सब है, उससे बाहर एक भी शब्द नहीं जाएगा। अगर आपको एनसीईआरटी ढंग से आती है, ढंग से आपने पढ़ रखी है, और अब तो एनटीए ने बहुत कम कर दी है इनऑर्गेनिक, अब तो जितनी है वो सारी की सारी एनसीईआरटी पर ही बेस्ड जाने वाली है नए सिलेबस में। तो इसलिए अब एनसीईआरटी की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सर सारे टीचर बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, फिर भी बच्चे क्यों नहीं एनसीईआरटी पढ़ते? मैं फिजिकल के लिए नहीं बोलता, बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी रिकमेंड नहीं करता। फिजिकल के लिए प्रैक्टिस क्योंकि बहुत क्या ज़्यादा एनसीईआरटी बहुत टफ है पढ़ना? नहीं, टफ नहीं है। एनसीईआरटी में एक्चुअली क्या है ना कि जो कहते हैं ना हिंदी में गागर में सागर भरने वाला हिसाब किताब है, कि उन्होंने एक लाइन में वो बात कह दी है जो नॉर्मल ऑथर 4-4 पेजों में कह पाते हैं। इसलिए बच्चों को लगता है ऐसा कि ये बहुत टफ है या बहुत गहरी चीज़ है। उसकी गहराई को समझना तभी इम्पोर्टेंट, मतलब तभी आसान हो पाता है जब आपको कॉन्सेप्ट ढंग से आते हैं। अब दिक्कत क्या होती है, बच्चा कॉन्सेप्चुअली होता है वीक, तो जब बच्चा कंसेप्चुअली वीक होता है उसको पढ़ने जाता है तो वो उस लाइन में अटक जाता है। जबकि जब आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है ना, तो आप उस लाइन को जब पढ़ते हो, तो किसी एक लाइन को आप पढ़ रहे हो तो वो मतलब आपके सामने खुलेगा, आपको दिखेगा कि इसके अंदर क्या कहना चाह रहा है। इसलिए, और जब कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग होगे तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। इसलिए जो बच्चे टॉप करते हैं, आप देख लो जो टॉप रैंक्स लाते हैं, वो बेसिकली केवल एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं। और जो बच्चे रैंक उतनी अच्छी नहीं ला पाते या जो बच्चे सिलेक्शन से रह जाते हैं, वो बच्चे बेचारे साल भर यही ढूंढते रहते हैं कि हम क्या पढ़ें, कौन सा सपोर्ट मटेरियल हम पढ़ें। क्योंकि एक्चुअली सच्चाई ये है कि अगर आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ एनसीईआरटी ढंग से पढ़ लेते हैं तो उससे बाहर पेपर में कुछ नहीं है। तो इस बार का जो अपना जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट रहा था, उसमें से आपको क्या लगता है कि जिसने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी उसने पेपर फोड़ दिया? आराम से। केमिस्ट्री का पेपर तो आप आराम से फोड़ सकते हैं। केमिस्ट्री में कहीं कोई वो नहीं है, कहीं भी एक्सेप्शंस नहीं है। आप एनसीईआरटी अगर पढ़ के जा रहे हो तो चाहे वो जेईई मेन हो चाहे वो नीट हो, आप पेपर आराम से क्रैक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। राइट सर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि रील्स आपको मैंने खुद पहले भी मैंने देख चुके हैं काफ़ी रील्स आपके, तो इसी से रिलेटेड मेरा एक और सवाल था कि जैसे कि आपके जो रील्स है बच्चों में काफ़ी मतलब कि पॉपुलर है, काफ़ी फेमस है, तो आप मोटिवेशन के साथ साथ फ़नी रील्स भी बनाते हैं। जनरली टीचर्स फ़नी रील्स अवॉइड करते हैं, ज़्यादातर सीरियस मोड में रहते हैं, पर आपको कभी नहीं देखा ऐसा, क्या राज है इसके पीछे? यार सीरियस, मैं एज अ पर्सन मेरा ये मानना है, एज अ टीचर एंड एज अ पर्सन मेरा ये मानना है कि आप अपने काम में सीरियस रहो। अपना एटीट्यूड अगर आप सीरियस रखोगे ना तो वो बच्चों से कनेक्ट नहीं हो पाता। मतलब मेरा शुरू से ये मानना है कि मैं जब पीडब्ल्यू में भी आया था तब भी, और मैं अपने आप को थोड़ा थोड़ा ना अपग्रेड करता रहता हूँ, नई नई चीज़ें सीखता रहता हूँ, मेरे को शौक है। तो मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट पीडब्ल्यू में आने के बाद ही बनाया था, उससे पहले मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट नहीं था। फिर धीरे धीरे जब मैंने सोशल मीडिया को फॉलो करना शुरू किया, रील्स वगैरह देखनी शुरू करी, तो मेरे को ये समझ में आया कि यार जो सोशल मीडिया के ट्रेंड्स होते हैं उनसे हम बच्चों से और ज़्यादा अच्छे से जुड़ सकते हैं। तो एक एज अ टूल उसको यूज़ किया। और जो ये फनी वाली चीज़ है ना, वो मेरे पढ़ाने के तरीके में, मेरी क्लासरूम का एटमॉस्फेयर भी ऐसे रहता है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि यार जो एक एस्पिरेंट होता है ना, उसका बहुत टफ होता है लाइफ। सुबह 6 बजे उठता है, क्लास लगाने आता है, 4 क्लास लगाता है, घर से दूर रह रहा है बच्चा, परेशान है, दुनिया भर की चीज़ें चल रही हैं, टेस्ट का प्रेशर है, नीट का प्रेशर है। उस प्रेशर में अगर थोड़ा सा टाइम उसको लाइटली मिल जाता है और अगर वो लाइट मूड में चीज़ों को लर्न कर लेता है तो उसको भी अच्छा लगता है, उसे पढ़ने में भी मज़ा आता है, और थोड़ा सा उसका जो दिमाग होता है वो ठंडा हो पाता है ताकि वो अच्छे से पढ़ पाए। तो मैं क्लास के अंदर भी जो एनवायरनमेंट है वो ऐसे ही रखता हूँ कि मेरे क्लास का एनवायरनमेंट भी बहुत लाइट सा रहता है, कि क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि यार बच्चा जो है ना वो अच्छे से पढ़े। क्योंकि अगर आपका मूड अच्छा है, आपका मन अच्छा है, तो आप 4 चीज़ें ज़्यादा सीख जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। सर जैसे कि मैं कोटा से बाहर भी जाता हूँ तो मैं बच्चों से मिलता हूँ, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि यार ये बताओ कि पीडब्ल्यू आपकी इतना पॉपुलर क्यों, मतलब आपको क्यों लगता है, क्यों इतना पीडब्ल्यू से आप पढ़ना चाहते हो, या क्या अच्छा लगता है आपको पीडब्ल्यू में? तो वो बताते हैं कि क्लास में जो टीचर पढ़ाते हैं ना, वो बड़ा मज़ा आता है हमें पढ़ने में, काफ़ी इंटरेक्टिंग लगता है, मतलब कि काफ़ी हम एंगेज हो पाते हैं पढ़ाने में। तो ऐसा मतलब कि मैं जैसे देखता हूँ कभी कभी कि पीडब्ल्यू की कुछ वीडियोज़ है वो ट्रेंडिंग पे चली जाती है। जनरली ऐसा एजुकेशन में मतलब होता नहीं है कि वीडियो ट्रेंडिंग में जाए, ट्रेंडिंग सेक्शन में। तो ऐसा क्या आप लोगों ने सर फॉर्मूला निकाल रखा है कि एजुकेशनल कंटेंट भी ट्रेंडिंग में जा रही है? नहीं, कोई भी चीज़ अगर अच्छे से की जाए तो वो ट्रेंडिंग भी हो सकती है, सक्सेसफुल भी हो ही सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
पढ़ाते समय हमारा जो मेन फोकस होता है, चाहे हम ऑनलाइन पढ़ाएं चाहे ऑफलाइन पढ़ाएं, ये मान के पढ़ाते हैं यार कि स्पेशली ऑनलाइन में तो, क्योंकि बच्चा हमारे सामने नहीं होता, तो ऑनलाइन में हमें खुद एक बार बच्चे के माइंडसेट पे जाके सोचना पड़ता है। जब मैं पढ़ाता हूँ क्लास में तो मैं ये सोचता हूँ कि यार अगर कोई बच्चा होता तो वो इस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करता। और मैं ये मान के चलता हूँ कि यार क्योंकि मैं कोटा में इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ तो 250-300 बच्चों की क्लासेस का मेरे को खूब एक्सपीरियंस है। तो मैं तो यही मान के चलता हूँ कि भाई मेरे सामने 250-300 बच्चा बैठा हुआ है और मैं जब तक इंटरेक्ट ना कर लूँ बच्चे के साथ मेरे को मज़ा नहीं आता। फिर तो ऑनलाइन में भी वो इंटरेक्शन रहता ही रहता है, भले ही वो वन साइडेड ही रहे। वो बच्चा जब वीडियो देखता होगा तब हंसता होगा उस वीडियो पे, या तब वो उस चीज़ को एंजॉय करता होगा। तो गोल यही है कि यार बच्चे को बिल्कुल अच्छे तरीके से और लाइटली कॉन्सेप्ट्स को समझाया जाए, उसको बताया जाए, उसको डेली लाइफ के आसपास की चीज़ें दिखाई जाए। क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम की एक बहुत बड़ी दिक्कत ये भी है कि बच्चा चीज़ें याद तो कर लेता है, उसको फील नहीं कर पाता। जबकि साइंस जो है वो हर जगह फैली हुई है, हमारे आसपास फैली हुई है, तो उसको फील करवाना, उसको इंटरेक्ट करवाना, यही सारी चीज़ें होती हैं। आप इन्हीं को बच्चे फिर इतना प्यार देते हैं कि आप जैसे बता रहे हो कि वीडियो ट्रेंडिंग में चली जाती है। हाँ, मतलब ये काफ़ी अमेजिंग है, मतलब कि मैं देख के विश्वास नहीं होता। देखिए रियली आप लोग ने एक अलग ही एक फॉर्मूला निकाल लिया है बच्चों को, मतलब कि वो जो कहा जाता है ना नस पकड़ लेना, वो कर रखा है आप लोगों ने कि आज इतने ज़्यादा बच्चे जो है वो यूट्यूब से हो या आपके जो ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म हो वहाँ से पढ़ना पसंद करता है। तो सर कुछ सवाल इससे भी हो जाए कि अभी कैसा रहा सर रिजल्ट्स वगैरह, अभी जो फर्स्ट अटेम्प्ट वगैरह आया? रिजल्ट बहुत शानदार है। जेईई मेन का कोटा विद्यापीठ से 99.75 परसेंटाइल आई है, ओवरऑल 99.86 परसेंटाइल आई है, जो टॉप आया है रिजल्ट। और ये सबसे कमेंडेबल चीज़ है कि जो रिजल्ट्स हैं वो इंडिया के हर कोने से आ रहे हैं, और मतलब बच्चे इतना फेथ दिखाते हैं और वो फेथ रिजल्ट्स के रूप में दिखाई भी पड़ता है। हमें तो कई बार खुद ही नहीं पता होता, जब हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो हमें खुद नहीं पता होता, जब बच्चे मिलते हैं तो पता लगता है। जैसे लास्ट ईयर नीट में जो 28 रैंक आया था निशांत, उसे मैं नहीं पढ़ाया था, वो मेरे ही बैच में था। तो वो जब विक्ट्री सेलिब्रेशन में मुझसे मिला निशांत कि सर मैं आप ही के बैच में था और मेरी 28 रैंक आई, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है। तो रिजल्ट्स जो है और वो बहुत कमेंडेबली और बहुत तेजी से बढ़े हैं। अगर आप ये देखो, पीडब्ल्यू बीइंग अ 3 और 4 ईयर ओल्ड कोचिंग ओनली, पिछले 2-3 सालों में रिजल्ट का अगर आप बहुत तेजी से ऊपर गया है। आप अगर ये देखो तो बहुत जल्दी ही, मतलब हम नीट में तो मुझे लगता है शायद इसी साल अगर भगवान ने चाहा तो एयर 1 से 10 में हम टच करेंगे। हाँ, मुझे लगता है 100% लगता है, क्योंकि बहुत तेजी के साथ, और क्योंकि बच्चों का जो फेथ है ना वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है धीरे धीरे। वो बच्चा, क्योंकि शुरू में क्या था कि पीडब्ल्यू के साथ बच्चे जुड़े जब, तो जुड़ते चीज़ों को ग्रो होने में टाइम लगता है। तो अब आज की तारीख में पीडब्ल्यू का जो सिस्टम है, हमारी जो टीचिंग है, वो उस लेवल पर पहुंच गई है कि हमारे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो किसी भी आप नेशनल लेवल की कोचिंग से देखो उसके एट पार है। और वो ये और आगे ग्रो करेगा, मतलब ये जस्ट एक शुरुआत है, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। सर ऐसे भी मैं देखता हूँ, जैसे कि अलग सर के साथ भी देखता हूँ कि कई सारे ऐसे गरीब बच्चे जो है, गांव धानी के बच्चे हैं, ऐसे बच्चों का वीडियोस काफ़ी आता है जिसको आप लोगों ने हेल्प किया है या जो अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा कोई इंसिडेंट है आपके क्लास के किसी बच्चे का, ऐसे बच्चे का जो बहुत ही गरीब जगह से, मतलब कि गांव से आता हो, बहुत फाइनेंशियली वीक हो, लेकिन उसने बहुत अच्छा रिजल्ट किया? बहुत सारे ऐसे बच्चे, बहुत सारे, देयर आर न्यूमरस ऑफ स्टूडेंट्स। लास्ट ईयर कोटा विद्यापीठ में ही हमारे पास एक बच्चा था, दीपेश नाम का बच्चा था। बहुत ज़्यादा वेल ऑफ फैमिली से नहीं बिलोंग करता था वो, और लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता था। अभी एम्स ऋषिकेश में है। अच्छा, 1400 रैंक लेके आया। लास्ट ईयर की बात है ये। आपने पढ़ाया था? जी, मैंने पढ़ाया था। ओके, मैंने पढ़ाया था, गरुड़ा बैच में था, बैच मैंने ही लिया था। लास्ट ईयर मैंने ऑनलाइन बैच में एक स्टूडेंट था, उसका नाम था फरहान, और उसका इंटरव्यू तो अलग सर ने खुद भी लिया था। मैं बरेली से बिलोंग करता हूँ, बरेली फेमस है मांझे के लिए, पतंग का जो मांझा होता है वो फेमस है मांझे के लिए। तो मेरे घर के पीछे, जहाँ मेरा घर है जिस लोकेलिटी में, उसके पीछे ही ये मांझे जो बनाने वाले लोग होते हैं वो रहते हैं। इसमें होता क्या है कि ये लोग, जो इनके घर में जो मेल्स होते हैं ये मांझा बनाते हैं, और जो लेडीज़ और बच्चे जो होते हैं ये जरी का काम करते हैं, जरदोजी का काम करते हैं। तो एक बच्चा था फरहान जो जरी का काम करता था, और जरी के काम के पैसे जो उसे मिलते थे उससे वो किताब खरीदी उसने, और उसी से उस पैसे को जोड़ के उसने कोर्स परचेज किया, और वो ऑल इंडिया रैंक लाया था 1200। वाह। तो ऐसे बच्चे जब मिलते हैं, और हमने उसको देखा भी नहीं, मतलब मैं उससे विक्ट्री सेलिब्रेशन में मिला, मैं पढ़ा रहा हूँ क्या, मेरे सामने तो कैमरा है स्टूडियो में, लेकिन वो बच्चा जब मेरे से मिला और जब उसने मुझसे बात करी और उसने मेरे को बताया कि सर मैं बरेली से ही हूँ, और मैं, तो
हैरान, मतलब मैं खुद हैरान रह जाता हूँ, बहुत हैरानी होती है कि यार ऐसे ऐसे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे जो नीट का, मतलब नीट में और जेई में रैंक निकाल के ला रहे हैं, जो बच्चे पहले सोच भी नहीं सकते थे तैयारी करने का, अब ऐसे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। और पीडब्ल्यू बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बच्चों को ग्रो कराने में हेल्प कर रहा है। और नॉट ओनली प्रिपरेशन, आगे की स्टडीज़ में भी पीडब्ल्यू हेल्प करता है, केवल प्रिपरेशन ही नहीं कि केवल प्रिपरेशन हो गई, ये बहुत कम फीस में पढ़ा दिया, या आगे भी उनकी जो जर्नी होती है, जो उनकी हायर स्टडीज़ होती हैं, इफ़ दे रिक्वायर हेल्प तो पीडब्ल्यू वहाँ पर भी उन्हें हेल्प करता है। ये बहुत कमेंडेबल चीज़ है। सर जैसे कि अगर हम लोग गांव दानी की बात करें तो कई सारे ऐसे बच्चे आते हैं गांव से जो हिंदी माध्यम के होते हैं और उनके मन में एक डर होता है कि क्या हम जेई नीट क्वालिफाई कर पाएंगे, हिंदी मीडियम से हम हैं। तो आपको क्या लगता है सर, क्या मिथ है, क्या रियलिटी है, मतलब कि क्या सच में ऐसा लगता है कि हिंदी माध्यम से अगर कोई देवे एग्जाम तो सिलेक्शन होगा नहीं होगा? मैंने जिस स्कूल से 12th किया है, स्कूल का नाम है जय नारायण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज। मैं यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम से पढ़ा हूँ। मैंने खुद हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, तो मुझे ये तो पता ही है कि हिंदी मीडियम के बच्चे अगर चाहें तो बहुत वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जो हिंदी मीडियम के बच्चे नहीं निकाल सकते। दिक्कत कहाँ आती है हिंदी मीडियम के बच्चों को कि क्योंकि वो जनरली स्टेट बोर्ड के पढ़े हुए होते हैं, और स्टेट बोर्ड का सिलेबस और हमारी जो कंपटीशन है वो सीबीएसई बोर्ड पर बेस्ड है। तो जो करिकुलम में गैप होता है ना, उस गैप को ब्रिज करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। कई बार होता ये है कि वो कई बार अपने स्टेट बोर्ड का सिलेबस पूरे अच्छे से पढ़ के आते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें कुछ टॉपिक्स ऐसे मिल जाते हैं जो सीबीएसई में हैं लेकिन उनके यहाँ नहीं है। उस वजह से क्या होता है, वो उन टॉपिक्स में उलझ जाते हैं। तो समय आपको लग सकता है, समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन अगर आप ये बोलो कि यार जेई और नीट नहीं क्लियर होगा, तो मैं ये नहीं मानता कि नहीं क्लियर होगा। क्लियर हो सकता है। ये हो सकता है कि इंग्लिश मीडियम का बच्चा जो होगा, जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा होगा, वो 1 अटेम्प्ट में निकालेगा, हिंदी वाला बच्चा 2 अटेम्प्ट में निकालेगा। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। मेरा एक स्टूडेंट है PMCH पटना में है, हिंदी मीडियम में थे, अनुराग गांधी नाम है उनका। उनको 4 अटेम्प्ट लगे, लेकिन उन्होंने 4 अटेम्प्ट में क्लियर किया। मनोज बिश्नोई जोधपुर में है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जोधपुर में है। धीरज बलोटिया है जोधपुर में। ये सारे वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2-2 अटेम्प्ट लिए, 3-3 अटेम्प्ट लिए, और हिंदी मीडियम के थे। लेकिन उन्होंने मतलब अपना अगर फोकस आपका है और आप अगर पक्के से अड़े हुए हो कि आपको सेलेक्ट होना है, तो सेलेक्ट आप 100% हो गए। मीडियम इज नॉट अ बैरियर इन दैट। मीडियम आपको रोकने नहीं आ रहा। सर मैंने ऐसे भी देखे हैं या सुने हैं कि 5-6, अभी तो सुना था 7 अटेम्प्ट में किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ। कि आपको लगता है कि क्या ये वर्थ है, या 7 अटेम्प्ट में पॉसिबल है, या इतना लेना चाहिए? देखिए, इसको देखने के 2 तरीके हैं। अगर आप प्रैक्टिकलिटी से सोचोगे तो प्रैक्टिकलिटी से एक बार को लगता है देखने में कि यार 7 साल लगा दिए, 7 अटेम्प्ट लग गए, है ना। लेकिन पहली बात तो 7 अटेम्प्ट तक अपना जुनून बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे मेरे रियल मामा जी की बेटी हैं, वो भी डॉक्टर हैं, उनको 6 अटेम्प्ट लगे थे। तब यूपी CPMT हुआ करता था, तो उनको 6 अटेम्प्ट लगे थे, 6 अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था। तो प्रैक्टिकल माइंडसेट यही कहता है कि यार कहाँ वर्थ इट है, हम 6 अटेम्प्ट 7 अटेम्प्ट लगा रहे हैं। लेकिन जो जुनून होता है ना, जो दीवानापन होता है, वो ये कहता है कि अगर एक बार MBBS लग गया नाम के आगे, तो फिर आपसे कोई ये थोड़ा पूछेगा। अगर आपको वो डॉक्टर का टैग लग गया, तो फिर कोई ये थोड़ा पूछेगा आपने कितने साल में क्लियर किया था। तो ये जो 7 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट तक बच्चे देते चले जाते हैं ना, ये केवल तभी वर्थ इट है जब आपके अंदर एक्चुअली कोई जुनून है। एक्चुअली अगर आप ये मतलब इस सिलेक्शन के लिए सीरियस हो, तब तो है फायदा। और अगर आप केवल देते चले जा रहे हो जस्ट फॉर पासिंग योर टाइम, तो कोई पॉइंट नहीं है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 100 नंबर आ रहे हैं पहले अटेम्प्ट में, 120 नंबर आ रहे हैं, दूसरे में 250 हो गए, तीसरे में 350 हो गए, चौथे में 400 हो गए, 5वें 6ठे अटेम्प्ट तक जाते जाते 600 नंबर ये कट ऑफ क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन वही है कि प्रोवाइडेड आपका डेडिकेशन हो और आपके अंदर जो फोकस है ना वो सच हो। क्योंकि अगर आप जस्ट फॉर पासिंग द टाइम की तैयारी करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो फिर तो आप अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में, केवल नीट में नहीं, किसी भी फील्ड में आप टाइम अपना वेस्ट ही कर रहे हो। सर कुछ आपसे भी रिलेटेड कुछ सवाल हो जाए कि आपके अपनी जो टीचिंग करियर में कोई ऐसा मोमेंट जो आपको आज भी याद रहता हो? अरे टीचिंग करियर में यार बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो मतलब बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं मतलब जो दिमाग में रहते हैं हमेशा। जैसे अभी एक बहुत रीसेंट मोमेंट है, बहुत एक रीसेंट सा मोमेंट है कि PW के इवेंट के लिए हम गाजीपुर गए थे, और
गाजीपुर के बाद हम लोग गाजीपुर बनारस के पास ही है, तो हमारी जो रिटर्न फ्लाइट थी वो बनारस की थी। तो हम सुबह काशी हिंदू विश्वविद्यालय वो काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने चले गए। तो वहाँ दर्शन में जो एक सिक्योरिटी डिटेल में एक पर्सन था, तो वो काफ़ी देर तक मुझे ऑब्जर्व कर रहा था, काफ़ी देर तक उसने मेरे को ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद उसने मेरे पैर छू लिया। अच्छा। तो मैं थोड़ा हैरान रह गया। तो उसने मेरे को बताया कि सर आपने मेरे को जेई के लिए पढ़ाया था, और मैंने वो किया है, बीटेक करने के बाद मैंने CISF का कोई एग्ज़ाम होता है जिससे उसे CISF में भर्ती होती है, तो वो एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया, इंजीनियरिंग करी, वो एग्ज़ाम क्लियर किया, और अभी मैं यहाँ पर सिक्योरिटी डिटेल में डिप्टी इंचार्ज हूँ, मतलब नंबर 2 हूँ। और फिर वो और उनके 2 कांस्टेबल्स, वो मतलब उन्होंने अपने 2 कांस्टेबल्स को बोला, और वो 2 कांस्टेबल्स मेरे को लेके गए और उन्होंने दर्शन कराए, मतलब बिल्कुल एकदम अलग लाइन में VIP वाली फीलिंग आ रही थी। तो एक ये इंसिडेंट बहुत रिसेंटली हुआ है कि, और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते रहते हैं। एक बच्चा था, अभी तो वो काफ़ी मतलब अब तो काफ़ी उसको साल हो गए पढ़ाए हुए, बच्चा था एक, उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो तैयारी करे बीटेक की, मतलब जेई के लिए पढ़े। उसको जेई के लिए पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं था, उसको था कि भाई मेरे को शेफ़ बनना है, होटल मैनेजमेंट करना है। तो उसके पेरेंट्स से मैं मिला, उनकी काउंसलिंग वगैरह की, तो काउंसलिंग की, उसके बाद वो उसका रिजल्ट वगैरह आया और बात आई गई हो गई। करीब 3.5-4 साल के बाद उसका फ़ोन आया और उसने मेरे से पोस्टल एड्रेस मांगा। तो मैंने उसको पोस्टल एड्रेस अपना भेज दिया। तो उसने फिर मेरे को ये जयपुर में जो फेयरमाउंट है, फेयरमाउंट में स्टे के वाउचर्स और वो सब भेजा। तो उसने मेरे को बताया सर मैं फेयरमाउंट में सूश शेफ़ हूँ, होटल फेयरमाउंट में मैं सूश शेफ़ हूँ। आपने समझाया घर वालों को तो उनको समझ में आया, और फिर मैंने होटल मैनेजमेंट की तैयारी करी। IHM सिलेबस सेम ही होता है, पेपर का लेवल थोड़ा डिफरेंट होता है। IHM कैलकाटा से उसने फिर होटल मैनेजमेंट अपना कंप्लीट किया। अभी तो वो दुबई चला गया। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं कि बच्चे मिलते हैं और बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसे बच्चे सिलेक्टेड मिलते हैं। सर क्योंकि कोचिंग में बच्चा जो है टीचर से कनेक्टेड होता है, मतलब कि उसकी जो भावना है वो टीचर से जुड़ी होती है, तो एक टीचर का जो रोल है वो बहुत मायने रखता है। बहुत ज़्यादा एज अ टीचर हमें बहुत कुछ, मतलब हम एज अ टीचर, क्योंकि इस एज का जो बच्चा होता है ना, 17-18 साल का बच्चा जो हम पढ़ाते हैं, ये बहुत इम्प्रेशनेबल होता है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेशनेबल होता है। मैं आज भी जो पढ़ाता हूँ, 12-13 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं आज भी जो पढ़ाता हूँ, मेरे पढ़ाने में कहीं ना कहीं उन टीचरों की छाप है जिनसे मैं पढ़ाता हूँ। तो बहुत इम्प्रेशनेबल होता है। और वो बच्चा जो होता है ना कहीं हमारे जैसा बनना चाहता है, वो चाहे कुछ भी रीज़न हो। कोटा में स्पेशली, क्योंकि कोटा में तो आपको पता ही है कि अरे इस टीचर के पास ये वाली कार है, ये वाला फ़ोन है, ये ऐसा ये वैसा, अरे बहुत लग्जूरियस लाइफ जीते हैं लोग। आपके पास कौन सी कार? मेरे पास तो होंडा सिटी है लेकिन आपकी घड़ी सर रोलेक्स रोलेक्स की है। और भी कई चीज़ों में कि बच्चे करियर वाइज भी चाहते हैं कि सर, बहुत सारे बच्चे मैसेजेस करते रहते हैं कि सर आप बताइए PW में टीचर बनने का क्या तरीका है, टीचर क्या। तो हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हम एक इमेज लेके चलते हैं बच्चे के सामने। हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम कुछ भी ऐसा बोल ना दें या कुछ भी ऐसा कर ना दें कि बच्चे के दिमाग में वो जो इम्प्रेशन है, क्योंकि जब बच्चा अपना करियर बनाने जा रहा होता है ना, तो बहुत एस्पिरेशनल होता है बच्चा। क्योंकि इस फील्ड में जो बच्चा आता है ना, जो तैयारी करने आता है, वो बड़ा मिडिल क्लास का बच्चा होता है। स्पेशली कोटा में तो आपको पता ही है कि बच्चे ऐसे ऐसे आते हैं कि रिश्तेदारों से कर्ज ले रखा है, ज़मीनें बेच रखी हैं, और ऐसा बच्चा जो सपने देखता है ना, तो उसके सपने को पूरा करने में हमारी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि यार ये बच्चा जो है ये सेलेक्ट हो जाए। जब उसमें पोटेंशियल होता है ना, तो स्पार्क होती है, तो उसके स्पार्क को रियलाइज़ कराने की बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो ये तो है कि एज अ टीचर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उसको सेलेक्ट कराओ, उसका सपना पूरा करो, और एटलीस्ट उसको ये सिखाओ कि यार ठीक है, अगर तू नहीं भी हो पा रहा है सेलेक्ट, अगर तेरे अंदर पोटेंशियल है, तेरे अंदर टैलेंट है, उसको यही रियलाइज़ करा दो कि भाई तू अगर नहीं भी हो पा रहा है तो ऐसा नहीं है कि कल सुबह नहीं होगी, सुबह तो होगी ना। तो लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा कर लेगा। बस अपने उस पोटेंशियल को, मतलब मेरे हिसाब से तो कोटा ये माहौल देता है, बच्चे को ये सिखाता है कोटा, कि मैंने तो 12-13 साल में यही सीखा है, यही सिखाता हूँ मैं तो बच्चों को कि यार अपना पोटेंशियल डेवलप करो। एक बार तुम पोटेंशियल डेवलप कर लोगे ना, मेहनत करने की आदत पड़ जाएगी, वो बोलते हैं ना हसल करने की आदत पड़ जाएगी, तो लाइफ में कुछ ना कुछ तो बढ़िया कर ही लो, कहीं ना कहीं तो क्रैक कर ही लो। सर जैसे कि आजकल ऐसे न्यूज़ में भी आप देखते होंगे या कुछ भी कोटा से रिलेटेड कुछ भी जो नेगेटिव चीज़ें सुनने को आ जाती है, मैं ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं बात करूँ क्योंकि आप
लोग समझते हैं क्या चीज़ें आ रही है न्यूज़ में, क्या चीज़ें चलती हैं। आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न हो सकता है इन सारी चीज़ों का? यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब बहुत अनफॉर्चुनेट है ये जो इतना भी सब चल रहा है, बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। मतलब इस समय ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन ऐसी एक न्यूज़ आ रही है और बहुत अफसोस होता है इसको सुन के, इसको देख के कि यार छोटे छोटे बच्चे ऐसा स्टेप उठा रहे हैं। मुझे जो लगता है कि इसकी बेसिकली ना दो वजह हैं। एक तो अगर मैं पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को तैयारी करने केवल पीयर प्रेशर में भेज देते हैं, या उसकी कैपेबिलिटी को जज किए बिना उसको इस डायरेक्शन में ड्रैग करते हैं कि भाई कोटा जा कोटा जा कोटा जा। कई बार क्या होता है कि भाई पेरेंट्स से अच्छा जज बच्चे का कोई नहीं होता। 10th तक बच्चा पेरेंट्स के साथ में रहता है तो बट पेरेंट्स को पता होता है कि उनके बच्चे का कैलिबर क्या है। लेकिन कई बार उनकी जो एस्पिरेशंस होती हैं, किसी रिश्तेदार के बच्चे ने कुछ अच्छा कर लिया, या उनकी जान पहचान में किसी बच्चे ने कुछ अच्छा कर लिया, कोटा जाके वो सेलेक्ट हो गया, तो वो बाहर से बैठ के उनको ये दिखता नहीं है कोटा में कितना कुछ फेस करना पड़ता है बच्चे को, कितना ज़्यादा मतलब गलाकाट कंपटीशन है यहाँ पे। तो वो बच्चे को इस तरफ ड्रैग करते हैं। और बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो बच्चों में अगर आप ये देखो ना कि आजकल की जनरेशन है ना, इसका अटेंशन स्पैन बहुत कम है। इसमें मतलब एक रील 30 सेकंड की, 60 सेकंड की रील देख ली, बस रील से इसको मनोरंजन मिल गया, तुरंत स्वाइप कर दिया। कोई भी चीज़ ज़रा सी भी बोरिंग हुई, कोई भी लेक्चर इनफैक्ट ज़रा सा भी अगर बोरिंग हुआ तो उसको 2x पे 3x पे स्वाइप कर लिया, बढ़ा के ख़त्म कर दिया या चेंज कर दिया। या किसी कोई वीडियो देख रहे हैं उस चीज़ का, कोई कॉन्सेप्ट का वीडियो ही देख रहे हैं, एक यूट्यूबर का नहीं समझ में आया दूसरे का देखना शुरू कर दिया। तो ये बड़ा कम है। और तैयारी जो होती है ना बहुत ज़्यादा डिटेल मांगती है, तैयारी जो होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं हमारे लिए। आप खाना मंगाओ स्विगी से आ जाता है, जोमेटो से आ जाता है, हर चीज़ की ऐप हो गई है, हर चीज़ फटाफट फटाफट हो जाती है। लेकिन तैयारी एक्चुअली टाइम मांगती है। आप 1 साल 2 साल आपको डेडिकेटेडली देना पड़ता है। और बच्चों को क्या लगता है, बच्चों को लगता ये है कि यार जब वो यहाँ आते हैं तो उन्हें लगता है कि अरे वाह मज़ा आ गया, यहाँ तो कोटा में हम आज़ाद रहेंगे, हॉस्टल में रहेंगे, सिटी मॉल भी है, पार्क भी है, और छोटे छोटे शहरों से आए हुए बच्चे होते हैं। लेकिन जब उनके ऊपर पढ़ाई पड़ती है ना, तब दिक्कत आती है। अब कई बच्चे क्या होता है कि उस प्रेशर को मेंटेन, कई बच्चे उस प्रेशर से कोप अप नहीं कर पाते और वो अनफॉर्चुनेटली फिर ऐसे कदम उठा लेते हैं। लेकिन ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए। बच्चों को थोड़ा सा ना, बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी, स्पेशली पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए बच्चों के ऊपर। बच्चों, आप ये समझ लो ना कि अगर आपका बच्चा मेहनती है तो ज़रूरी नहीं ना कि हर सक्सेसफुल आदमी डॉक्टर है या इंजीनियर है, ऐसा नहीं है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर भी नहीं है, इंजीनियर भी नहीं है, लेकिन अपने अपने फील्ड में सक्सेसफुल है। हर सक्सेसफुल आदमी अगर डॉक्टर ही होता या इंजीनियर ही होता तो फिर और तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा होता। बाकी सारे स्ट्रीम्स के कॉलेजेस तो ऑल ओवर इंडिया खाली रहते है ना। हाँ सर, क्योंकि आज बीइंग अ टीचर आज लाखों बच्चे आपको फॉलो करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप भी सक्सेसफुल हो टीचिंग करियर ऑप्ट करने के बावजूद। सर आपको क्या लगता है कि और क्या चीज़ें की जा सकती है, जो भी ऐसी न्यूज़ या जो भी ऐसी चीज़ें सुनने में आती है इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए आपके पास क्या सॉल्यूशन क्या हो सकता यार सॉल्यूशन वाइज देखिए 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक तो थोड़ा सा ना एटीट्यूड चेंज की ज़रूरत है। जैसा मैंने पहले बोला कि पेरेंट्स को ना थोड़ा सा बच्चों के साथ सपोर्टिव होना पड़ेगा। केवल टेस्ट में रैंक देख लेना या केवल टेस्ट में मार्क्स देख लेना और उसके बाद बच्चे को, क्योंकि बेसिकली होता गया है, हर बच्चा जो आया है वो 60 70 बच्चों के स्कूल से आया है और हर बच्चा अपने स्कूल में टॉपर रहा होता है, नहीं तो वो अपने सेक्शन का टॉपर होता है, नहीं तो क्लास का टॉपर होता है, नहीं तो टॉप 10 में होता है। अब यहाँ पर होता गया हर जगह के, हर शहर के, हर स्कूल के टॉपर बैठे हैं। तो अब उन टॉपर्स में जब फाइट होती है तो बच्चे को थोड़ा ऊपर नीचे होना होता है। भाई आप जब साइकिल भी चलाना सीखते हैं ना, जब आपका बच्चा छोटा था, जब उसने साइकिल चलाना सीखी थी तो पहली बार में नहीं सीख गया था, गिरा था, चोट खाई थी, खुरचन लग रही थी, कपड़े फटे थे, फिर सीखा था। तो वो चीज़ आपको कंपटीशन में भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि आप ये नहीं कि पहले टेस्ट से ही बच्चा टॉप मारने लगेगा और वो लगातार मेंटेन, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। कंटिन्यूअसली बच्चा आज एक टेस्ट में अच्छा कर रहा हो सकता है 21 दिन बाद जो अगला टेस्ट करे वो खराब हो जाए। और बच्चों को भी ये सोचना पड़ेगा यार कि एक तो उन्हें सिंसियर रहना पड़ेगा, एटीट्यूड शिफ्ट की बहुत जरूरत है। मैं देख रहा हूँ कि ऑफ लेट सिंसियरिटी की काफ़ी कमी आती जा रही है।
अब इसको आप सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस समझ लो या जनरेशन का शिफ्ट समझ लो, लेकिन बच्चों में घूमने फिरने की, दोस्ती की, सोशल मीडिया यूज करने की, यूट्यूब पे वीडियो बनाने की टेंडेंसी बहुत बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत क्विक सक्सेस बच्चा ढूंढता है कि अरे इन्फ्लुएंसर है, इस इन्फ्लुएंसर ने तो मर्सिडीज खरीद ली, अरे इस इन्फ्लुएंसर ने तो ये कर लिया, देख देख के इन्फ्लुएंस हो। हाँ, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आता कि उसके पीछे भी उसने उतनी ही मेहनत की है उस बंदे ने, कि वो मेहनत उसने भी उतनी की है। तो वो मेहनत अगर तुम अपनी पढ़ाई में करोगे तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर तुम बिल्कुल डेडिकेटेडली डिसिप्लिन से पढ़ाई करोगे, सेल्फ डिसिप्लिन होकर पढ़ाई करोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्फ्लुएंसर होना कोई खराब बात है, आप बनो, लेकिन अगर वो ही बनना है तो फिर उस फील्ड में मेहनत करो। दो नाव पे पैर रखोगे तो डूबोगे। लेकिन ये ना प्रोसेस एक्चुअली लॉन्ग टर्म है, धीरे धीरे होगा। अगर आप ये बोलो कि अभी क्या सोल्यूशन है, कि अभी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कोटा में बहुत सारे पेरेंट्स से बात होती है, तो बहुत सारे पेरेंट्स कंसर्न रहते हैं। मैं जाता रहता हूँ, अभी भी आगाज इवेंट्स हुए थे, पीडब्ल्यू के इवेंट्स चलते रहते हैं, मीटअप चलते रहते हैं, तो मैं जाता रहता हूँ। अभी बिहार गया था, हरियाणा गया था, तो बहुत सारे पेरेंट्स मिलते हैं, तो पूछते हैं सर हम कोटा अपने बच्चों को कैसे भेज दें, कि बड़ा कंसर्न रहता है उन्हें कि बच्चा सर अकेले कैसे रह पाएगा। और आजकल के तो जो इंसिडेंट चल रहे हैं, तो पेरेंट्स में कंसर्न वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो पीडब्ल्यू एक बहुत रिवॉल्यूशनरी टाइप का प्रोग्राम लेके आया है, VPRP करके एक प्रोग्राम है पीडब्ल्यू का। क्या सर? VPRP, विद्यापीठ रेजिडेंशियल प्रोग्राम। ओके। इस प्रोग्राम में पीडब्ल्यू, मतलब अलग सर का ये विजन है कि यार ये जो दिक्कतें हैं ना, इन दिक्कतों को एक साथ अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, कोटा आता है बच्चा, किन किन चीज़ों से परेशान रहता है। हॉस्टल में खाने की दिक्कत होती है ना, डेली चीज़ों की दिक्कत होती है कि जो डेली छोटी छोटी चीज़ें लाने के लिए बच्चे को मार्केट जाना पड़ता है। कई बार क्या होता है, हॉस्टल के अंदर मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं होता, दिखाते कुछ है हॉस्टल में और मिलता बाद में कुछ है। शुरुआत में तो फीस लेने के लिए, हॉस्टल की फीस लेने के लिए हॉस्टल वाले दुनिया भर की चीज़ दिखा देते हैं, फिर बाद में वो चीज़ें सच निकलती नहीं है, फिर बच्चा परेशान होता रहता है। इन सारी चीज़ों का, बच्चे को को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए टाइम नहीं मिलता, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। कि बच्चा हॉस्टल में बंद है, हॉस्टल में सब बच्चों ने अपने कमरे में लगा रखे हैं, बच्चे को को करिकुलर एक्टिविटी के लिए टाइम मिल ही नहीं रहा है, वो खेल ही नहीं पा रहा, लोगों से बात ही नहीं कर पा रहा, इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहा। इसके लिए VPRP नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है पीडब्ल्यू में। इसमें हम, मतलब एक ऐसा रेजिडेंशियल कैंपस का विजन है, और ये 11th 12th और ड्रॉपर सबके लिए एक ऐसा रेजिडेंशियल कैंपस बन रहा है जिसमें बच्चा पढ़ेगा भी वहीं पे, वहीं उसकी क्लासेस होंगी, ठीक है, वहीं उसका हॉस्टल होगा, वहीं रहेगा, अंदर वहीं मार्केट होगा, वहीं उसके खेलने की व्यवस्था होगी, वहीं उसकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी, और उसमें और जितनी भी जैसे योगा है, मेडिटेशन है, इस टाइप के सेशंस होंगे। तो बच्चे का ना एक ऑल ओवर ग्रोथ होगा, प्लस पेरेंट्स का जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो रिजॉल्व हो जाएगा। कि अगर आप वहाँ पर अपने बच्चे का एडमिशन करा देते हो तो बच्चा आपका बिल्कुल सेफ हैंड्स में। और क्योंकि ये पीडब्ल्यू का खुद का प्रोग्राम है, तो यहाँ पर ऐसा तो है ही नहीं कि, ये तो आप जानते ही हो कि पीडब्ल्यू में जो भी प्रॉमिस किए जाते हैं बच्चों के साथ, वो फुलफिल किए ही जाते हैं। तो जिस विजन के साथ इसको बनाया है, जिस विजन के साथ इसको स्टार्ट किया है, तो वो यही है कि जो बच्चों का सेफ्टी कंसर्न है ना, जो पेरेंट्स का कंसर्न है अपने बच्चों की सेफ्टी को लेके, वो खत्म हो जाए। और वो भी स्पेशली हम लोग कोटा में ही सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि कोटा सबसे ज़्यादा बच्चा जो होता है ना 16 से 18 साल की एज का, ये कोटा ही मूव करता है। नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा बच्चे का मूवमेंट कोटा की साइड ही होता है। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा सोल्यूशन बन के उभरेगा आने वाले 1-2 सालों में, बहुत बड़ा सोल्यूशन बन के ये उभरेगा। क्योंकि एटीट्यूड शिफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेरेंट्स धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, लेकिन अचानक से आप बहुत टेक्टोनिक शिफ्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये एक सोल्यूशन है जो मुझे लगता है रेजिडेंशियल जो कोचिंग है, और ये फ्यूचर है, ऑफलाइन कोचिंग का फ्यूचर है। रेजिडेंशियल जो प्रोग्राम्स होंगे ना, ये धीरे धीरे कोटा जैसी सिटी में, जहाँ पर जगह जगह से बच्चे आते हैं, ये धीरे धीरे आएंगे और बनेंगे। ओके, और ये फ्यूचर है, मुझे लगता है कि ऑफलाइन का फ्यूचर यही है। तो क्या आप इसमें भी कुछ एफोर्डेबल सिस्टम इसमें भी सोच रहे हो आप? वो तो विजन है ही अलग सर का। अलग सर का विजन ही है कि एजुकेशन हर उस बच्चे तक पहुंचे जो बच्चा कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं तैयारी करूंगा। हर उस बच्चे को तैयारी करने के लिए इनेबल करना, तो ये भी अफोर्डेबल तो हो गई, 100% अफोर्डेबल होगा। इसमें एडमिशंस ऑन है? हाँ, इसमें एडमिशंस ऑन है। ओके, इसमें कोटा में एडमिशंस ऑन है। लास्ट ईयर से ही ऑन थे। लास्ट ईयर ये ड्रॉपर के लिए हम लोगों ने किया था, पायलट में ड्रॉपर के लिए किया था हमने, ड्रॉपर बच्चों को रखा था। और इसमें बड़ा मज़ेदार फीचर है, बड़ा एक इसमें इंटरेस्टिंग फीचर है। इसमें इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि इसमें 3 दिन क्लास होती है ऑफलाइन। अच्छा, 3 दिन क्लास होती है ऑनलाइन। ओके, अब ऑनलाइन क्लास में मतलब आपने एक कोर्स लिया, होता क्या है कई बार, जैसे बच्चा फॉर एग्जांपल यहाँ आया, कोटा विद्यापीठ आया, कोटा विद्यापीठ में उसको लेटर से पंकज सर से पढ़ना है, नहीं पता होता बच्चे को
कि पंकज सर कोटा में नहीं पढ़ाते। अब वो यहाँ आया, यहाँ पर कोई और टीचर उसे मिल गया, अब उसका दिल टूट गया क्योंकि वो तो पंकज सर से पढ़ने आया था। तो उसने फिर ऑनलाइन बैच लिया पंकज सर से पढ़ने के लिए। इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन अलग सर ने ये निकाला कि भाई 3 दिन आपको ऑफलाइन क्लासेस मिलेंगी, 3 दिन आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, और उन ऑनलाइन क्लासेस में वही सब चेहरे दिखाई देंगे जो ऑनलाइन में दिखाई पड़ते हैं। अच्छा। और वो भी आपको अपने हॉस्टल के कंफर्ट से, आपको जाना कहीं नहीं, मतलब वहीं पर आप मतलब कि आप हॉस्टल में बैठे रहिए, जो आपके स्टार टीचर हैं वो आपको ऑनलाइन पढ़ा देंगे, वो पढ़ाएंगे, और जो ऑफलाइन के आपके यहाँ पे बेस्ट फैकल्टी है वो आपको पढ़ाएंगे, और आपके डाउट्स क्लियर होंगे, और आपका सब कुछ वहीं पर है। आपका हॉस्टल भी वहीं है, आपकी लॉन्ड्री भी वहीं है, आपका मार्केट भी वहीं है, एवरीथिंग इज देयर ओनली, उसी एक कैंपस के अंदर, आपको कहीं जाना ही नहीं है। मुझे लगता है ये कुछ आपने बहुत अलग और बच्चों के फेवर में बहुत अच्छा किया है ये वाला, मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रोग्राम। नेक्स्ट सवाल सर मेरा आपसे अलग से रिलेटेड रहेगा सर, मतलब कि जो कि आप पीडब्ल्यू में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आप पढ़ाते हैं, तो आप अलग सर और प्रतीक सर से भी मिलते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है सर कि अलग सर ने जिस विजन को सोचकर फिजिक्स वाला की शुरुआत की थी, क्या वो विजन पूरा करने में सफल हो रहा है, या सच में पीडब्ल्यू एजुकेशन इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाने में सफल रहा है? बिल्कुल रहा है, 100%। आपकी कितना मिलना जुलना होता है उन लोगों से? मेरा हो जाता है, मतलब साल में 4-5 बार मुलाकात हो जाती है। ओके, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट जब भी हम बैठते हैं साथ में बात होती है तो हमेशा बात इसी बात पर होती है कि और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। मतलब अलग सर से तो स्पेशली केवल यही बात होती है कि सर कोटा में और क्या कर सकते हैं, कोटा का सिस्टम और बेटर कैसे कर सकते हैं, और क्या चीज़ लेके आए कोटा में जिससे कोटा में और बच्चे को अच्छा लगे हमसे पढ़ के, क्या क्या। और प्रतीक सर से भी यही सारी बातें होती हैं। इनफैक्ट मैं जब ज्वाइन कर रहा था पीडब्ल्यू, तो मेरा एक बहुत लंबा हार्ट टू हार्ट सेशन हुआ था प्रतीक सर के साथ, लगभग 2 घंटे का सेशन हुआ था, जिसमें उन्होंने मुझे अलग सर का विजन बताया था। और आज मैं 3 साल बाद, मतलब लगभग मेरे को 3 साल होने वाले हैं पीडब्ल्यू में, मैं कह सकता हूँ कि हाँ, वो विजन वर्ड बाय वर्ड फॉलो हुआ है। सर जैसे कि मैंने अलग सर का इंटरव्यू करा है, प्रतीक सर से मैं कभी मिला नहीं हूँ, आपको क्या लगता है कि प्रतीक सर का कितना रोल रहा है पीडब्ल्यू में? प्रतीक सर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अलग सर अगर पीडब्ल्यू का दिल है तो प्रतीक सर पीडब्ल्यू का दिमाग है। अच्छा, आप ये समझ लो, मतलब दोनों लोग, और दोनों की जो कंटिन्यूस ड्राइव है वो इसी बात पर है कि बच्चे के लिए और अच्छा कैसे कर सकते हैं। इस बात पर दोनों आपस में लड़ भी जाते हैं। अच्छा आपस में दोनों की लड़ाइयाँ भी इसी बात पे होती है कि और अच्छा कैसे कर सकते हैं, और ज़्यादा बेटर कैसे कर सकते हैं। तो बच्चे की केयर इन लोगों का अटमोस्ट टारगेट है। और मैं तो क्योंकि अभी मतलब ऐसी छोटी छोटी रिमोट लोकेशंस के ऊपर, दरभंगा, नालंदा, बिहार शरीफ, समस्तीपुर, ये ऐसे शहर हैं जहाँ पर, मतलब आप ये समझ लो हम कोटा में बैठे हुए हैं, तो आप सिटी मॉल पे अपन बैठे और एरोड्रॉम तक जाएंगे तो समस्तीपुर, बिहार शरीफ, ये छोटे छोटे शहर हैं, ये खत्म हो जाएंगे, इतने इतने एरिया के शहर हैं। इन शहरों के अंदर हमसे मीटअप में 500-500 बच्चे, 500-500, 600 बच्चे मिलने आ गए थे। अच्छा, मतलब इतने छोटे शहरों तक अब ये रिवॉल्यूशन पहुंच गया है, ये बहुत बड़ी चीज है। आप सोच भी नहीं सकते थे कि इतने छोटे शहर का, वरना पहले क्या होता था, आप सोचो ना, पहले क्या होता था कि अगर आप एक नॉर्मल शहर में रह रहे हो तो आपको, अगर आप सपोज करो यूपी में रह रहे हो, तो यूपी में आपको कोचिंग करने के लिए या तो आप कोटा जाओगे, नहीं तो कोटा नहीं जाओगे तो आप कानपुर जाओगे, लखनऊ जाओगे। लेकिन अब हर जगह छोटे से छोटे शहर में, रामपुर, मुरादाबाद, हल्द्वानी, बरेली, हर जगह ऑफलाइन नहीं तो हाइब्रिड नहीं तो ऑनलाइन एजुकेशन को पहुंचाया अलग से। ये फैक्ट है, ठीक है। ये मतलब ये एक बहुत बड़ी चीज है कि आप, और इसका जो इम्पैक्ट है ना वो तब दिखाई पड़ेगा, अभी इतना नहीं दिख रहा। अभी आपको हम वर्ड्स में समझा सकते हैं, इसका इम्पैक्ट तब दिखेगा ना जब ये 5 साल बाद ये जो पूरा क्राउड है ना, जब ये ग्रेजुएट होकर निकलेगा, ओके, तो जो अगली आने वाली जनरेशन होगी वो ज्यादा एजुकेटेड होगी, ज्यादा एनलाइटेंड होगी, ज्यादा एक्सपोजर होगा उसके पास, और वो फिर सोसाइटी को उस तरीके से, कंट्री को उस डायरेक्शन में डेवलप करेंगे। तो ये जो एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। आपको सर क्या लगता है, जैसे कि आप ऑनलाइन भी पढ़ाए, ऑफलाइन भी, फ्यूचर क्या है, दोनों क्या साथ में ही चलेगा, या एक समय ऐसा आएगा कि सिर्फ ऑनलाइन चलेगा? नहीं, दोनों साथ में चलेगा। दोनों साथ में चलेगा। दोनों साथ में चलेगा। ऑनलाइन एजुकेशन के कंफर्ट और ऑफलाइन एजुकेशन, मैंने बोला ना आरपी में जो रेजिडेंशियल प्रोग्राम है उसके पीछे थीम यही है कि ऑनलाइन का कंफर्ट प्लस, क्योंकि ऑफ, देखिए आप ऑनलाइन में अपने घर पे बैठ के पढ़ सकते हो, अपने मोबाइल से पढ़ सकते हो, लैपटॉप से पढ़ सकते हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो पढ़ सकते हो। लेकिन ऑफलाइन का अब भी जो पर्सनल डाउट वाला जो है ना,
कि पर्सनल आपको 1-to-1 डाउट क्लियरेंस, जो 1-to-1 अटैचमेंट है, वो अभी ऑनलाइन में उतना नहीं है। ऑनलाइन में अगर है भी तो बच्चा मैसेज करके कनेक्ट हो पाता है, या कई बार हम मैसेजेस नहीं भी पढ़ पाते हैं। ऑफलाइन में बच्चा बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम्स आके शेयर करता है, चाहे वो अकेडमिक हो, नॉन अकेडमिक हो, बहुत सारी। वो जो पर्सनल टच है ना ऑफलाइन का, वो कभी नहीं खत्म होगा। आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है भी सही सर ऑफलाइन पढ़ाने का, हाँ तो आप इस चीज़ को बेटर अंडरस्टैंड कर हाँ सकते हो। हाँ। तो मेरे को तो ये लगता है कि नहीं, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन इज द फ्यूचर। दोनों चीज़ें साथ में चलेंगी और टैंडम में चलेंगी, तभी ज़्यादा अच्छा बच्चे के लिए फ़ायदा होगा। तो सर आप तो मतलब कि बच्चों पर छाए हुए हो, काफ़ी सारे बच्चों के आप आइडियल टीचर हो, आपके कोई आइडियल टीचर हैं? यार मैं इस मामले में बहुत मतलब लकी रहा हूँ कि मुझे ना टीचर्स बहुत अच्छे मिले, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिले मुझे। मैं जिस स्कूल में था वहाँ पर डॉक्टर गिरिराज सिंह चौहान करके एक टीचर हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते थे। तो वो पूरा हिंदी मीडियम का स्कूल था, और उस स्कूल में ही वॉज द ओनली पर्सन जो हमें इंग्लिश में लिखते थे, मतलब जो टर्म्स वगैरह इंग्लिश में लिखाया करते थे। उन्होंने हमें शुरू से मतलब बाइलिंगुअल, उनके पेपर बाइलिंगुअल हुआ करते थे, तो उन्होंने शुरू से इस बात पर बड़ा ध्यान दिया। जब हम 11th में गए तो उन्होंने बड़ा ध्यान दिया कि आगे जाके तैयारी में हमें लैंग्वेज बैरियर ना आए। उसके बाद मेरे कॉलेज में डॉक्टर संजय सक्सेना, डॉक्टर अभिजीत गांगुली, ये बड़े बहुत अच्छे, बहुत मतलब हेल्पिंग प्रोफेसर्स थे, जिनसे मैंने बहुत सीखा। कोटा आने के बाद निशांत वाशने सर हैं, एक तो एनवी सर नितिन विजय सर हैं, दूसरे एनवी सर हैं निशांत वाशने सर, फिजिकल केमिस्ट्री में। थे एनवी सर को आप मानते हैं आइडियल? अरे वो मेरे मेंटर हैं। अच्छा, मेंटर। निशांत वाशने सर से मैंने बहुत सीखा है, मतलब सब्जेक्ट वाइज ही इज़ माय आइडियल, बहुत सीखा है। एक मार्तंड गौर सर हैं, एमजी सर हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं। उनसे मैं तब पढ़ा था जब मैं पढ़ता था, उनसे मैंने तैयारी में पढ़ा था, तो मेरे अंदर जो पढ़ाने का कीड़ा था वो उन्होंने डाला था। उनको देख के मेरे अंदर पढ़ाने का कीड़ा आया था। वो मतलब तब अपने कॉलेज से पास आउट भी हुए थे, और यंग एज थी उनकी, बड़े यंग थे। पहले ही साल हमारे पढ़ाने बरेली आए थे कोचिंग में वो। तो वो आते थे बिना किसी बुक के, बिना किसी रेफरेंस मटेरियल के, क्लास में आते थे और पढ़ाते थे। तो मेरे को लगता था कि यार ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए, यार ये चीज़ होनी चाहिए कि ऐसा बनना है। तो मतलब कि टीचर भी इंस्पायर होते हैं दूसरे टीचर से कि यार ऐसा पढ़ाना है क्या? आज भी मैं आज भी कई सारे टीचर्स, जो भी फिजिकल केमिस्ट्री के जो भी टीचर्स हैं अपने पीडब्ल्यू में भी हैं, उनसे बहुत डिस्कशन होता है। और कोई चीज़ अगर मेरे को लगती है किसी भी टीचर की कोई बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है, तो मैं तुरंत उसको अपने लेक्चर्स में इंटरग्रेट कर लेता हूँ। मेरा तो रहता ही है कि यार बड़ा मज़ा आता है, और हम आपस में जो डिस्कशन करते हैं, मैं हो गया, मेरा सुधांशु सर के साथ बहुत डिस्कशन होता है सब्जेक्ट को लेके, हम बहुत डिस्कस करते हैं। और वो बहुत सारी चीज़ें उनसे मैंने सीखी हैं, और बहुत सारी चीज़ें उन्हें मैंने बताई हैं, तो रहता है। दीपक वशिष्ठ सर हैं अपने नीट में ही पीडब्ल्यू में, उनसे बहुत सीखने को मिला। वो काफ़ी सीनियर हैं, तो उनसे काफ़ी सीखा। तो टीचर्स तो मेरे को, और बहुत मैं मतलब बहुत रिच लेगेसी रही है टीचर्स की, बहुत रिच लेगेसी रही है मेरी लाइफ में। बहुत सारे लोग हैं, और अब भी सीखने सिखाने की प्रक्रिया चलती रहती है। मेरा मानना है कि अगर सीखना हम छोड़ देंगे तो फिर ग्रोथ खत्म हो जाएगी। एज अ पर्सन, एज अ टीचर ग्रोथ खत्म हो जाएगी, क्योंकि अपग्रेडेशन, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन नेचर। तो अगर चेंज ही नहीं करेंगे तो फिर तो एक जगह स्टैग्नेट हो जाएंगे, नदी और नाले वाली बात। हाँ सर, आजकल ऐसा देखा जाता है कि मैं बीच बीच में कोटा से भी रिलेटेड सवाल पूछते रह रहा हूँ, ताकि ऑडियंस जो है वो सारी ऑडियंस यहाँ पे मिक्स है, तो उनके लिए भी रेलेवेंट रहे। कि पेरेंट्स से रिलेटेड है कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बच्चों के साथ भी यहाँ पे कोटा में आजकल रहना पसंद करते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये सही है या नहीं, या मतलब कितना सही है, या आपका इस पर क्या ओपिनियन है? क्या पेरेंट्स को बच्चे के साथ रहना चाहिए? एक तो होता है कि हाँ चलो रह रहे, एक तो होता है कि भाई कुछ खबरें सुन के और हम घबरा के रह रहे। दोनों चीज़ें हैं। देखिए, मतलब पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चे के साथ, और ये चलन बहुत पहले से चल रहा है, आज का नहीं है, 5-7 साल पहले से ये चलन चल रहा है कि पेरेंट्स आते हैं और बच्चे के साथ रहते हैं। क्योंकि पेरेंट्स आते तो सर अपना भी काम धाम छोड़ जाते हैं। हाँ। इसमें पूरी फैमिली जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। लास्ट ईयर मेरे एक नोन है, उनकी बेटी यहाँ आई थी तैयारी करने, तो वो और उसकी मदर यहाँ रहते थे, और वो उनके जो फादर हैं वो बॉम्बे में हैं, बार्क में साइंटिस्ट हैं। तो वो ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड या तो कोटा आया करते थे, क्योंकि उनका छोटा बेटा था एक, तो बेटे को अपनी मम्मी की याद आती थी। तो ऑलमोस्ट हर दूसरे वीकेंड बॉम्बे से कोटा, फिर कोटा से बॉम्बे, बॉम्बे से कोटा, वो ट्रैवल ही करते रहते थे। तो इसमें क्या होता है ना कि बेसिकली फैमिलीज की लाइफ जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है।
अब पेरेंट्स आते तो इसीलिए हैं कि भाई बच्चे के ऊपर वॉच रखेंगे, बच्चे पे नज़र रखेंगे, बच्चे का ध्यान रखेंगे। और यही मैं कह रहा हूँ ना कि यही चीज़ जो है वही इस समय कंसर्न बना हुआ है, क्योंकि जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स चल रहे हैं उसकी वजह से भी पेरेंट्स इस समय बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि यार हम बच्चे के साथ चल के रहते हैं और ये देखते हैं कहीं बच्चा कुछ गलत कदम ना उठा ले, कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए। तो इसका सोल्यूशन ही मेरे ख्याल से वो है कि जो मैंने बोला आपको कि रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स आगे जाके बहुत बड़े होने वाले हैं। क्योंकि इसमें बच्चे को आप सोचो ना, एक बच्चा एक पीडब्ल्यू के टीचर्स हैं, पीडब्ल्यू की एडमिन टीम है जो उसका ध्यान रख रही है, एज पेरेंट्स ध्यान रख रही है। और अभी भी हमारे यहाँ वो सिस्टम्स हैं सारे के सारे मशीन्स में, कोटा में बहुत पहले से हैं कि बायोमेट्रिकली अगर बच्चा नहीं आ रहा है तो उसकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड उसके घर पे जा रहा है और बच्चे के पेरेंट्स को नोटिफाई किया जा रहा है। और जब इतने बड़े क्राउड में वो चीज़ हो रही है तो जब एक कैंपस में कुछ बच्चे रहेंगे तो वो चीज़ तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होगी। तो इस कंसर्न का एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है ये। तो मैं यही कहना चाहूँगा पेरेंट्स से, अगर वो मुझे देख रहे हैं तो पेरेंट्स इस कंसर्न से कि यार हम कोटा आके एडमिशन कराना चाहते हैं बच्चे का, लेकिन इसके लिए हमें साथ में रहना पड़ेगा, तो अलग सर ने आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया है। मतलब एक सोल्यूशन है इसका जो एग्जिस्ट कर रहा है। और यहाँ पर ये मैं इंश्योर कर सकता हूँ 2.5-3 साल के एक्सपीरियंस के साथ पीडब्ल्यू के साथ, यहाँ पर जो भी प्रोमिस होते हैं वो पूरे होते हैं। अगर बच्चे को ये प्रॉमिस किया गया है कि तेरे को केयर दी जाएगी तो एक्चुअली केयर दी जाएगी। तो हम ये मान के चलें कि यार पेरेंट्स की जो ये प्रॉब्लम है बच्चे के साथ रहने वाली, इसका रिजोल्यूशन है। ये रेजिडेंशियल प्रोग्राम में ये सोचा गया है कि हम पेरेंट्स को इनेबल करें, इतना एम्पावर करें बच्चे को, इतना ज़्यादा केयर करें बच्चे को कि पेरेंट्स को उसकी तरफ से टेंशन ना हो। हाँ, एक केयर होना, एक जेन्युइन केयर होना, मिलने आना, कुछ समय बाद मिलते आने रहना, वो सही है। लेकिन हाँ, आप अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ रह रहे हो, अपनी फैमिली को डिसरप्ट कर रहे हो, वो चीज़ अब आप VPRP से हटा सकते हो। कई बार सर खाने से रिलेटेड बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि यार खाना मतलब कि खाना सही नहीं मिल रहा है या घर से बाहर आए हैं, तो क्या लगता है सर? मतलब कि मुझे ऐसा मानना है कि सर घर के बाहर तो थोड़ा तो दिक्कत होता है। बात सिर्फ कोटा की नहीं है, कॉलेजेस वगैरह में भी जाने के बाद, मतलब आप घर से बाहर निकले हो और कॉलेज जा रहे हो, अगर इंजीनियर और डॉक्टर बनने की इच्छा रखते हो तो ये तो पहले दिन से अपने दिमाग में डाल लो कि यार खाना तो बुरा मिलने वाला है, हॉस्टल्स के अंदर खाना बुरा मिलने वाला है। और मैं तो ये कहूँगा कि कोटा में काफ़ी ठीक खाना मिलता है। अच्छा। हाँ मतलब जो कॉलेजेस के हॉस्टल होते हैं उसमें तो ये होता है कि अगर आप जैसे सपोज कीजिए मटर पनीर की सब्जी बनी है तो, और 8 बजे से डिनर का टाइम है, तो 8 से 8:30 तक आपको मटर पनीर में पनीर मिलेगा। अच्छा, उसके बाद 8:30 के बाद 9 बजे तक आपको मटर मिलेगी। 9 बजे के बाद अगर आप खाना पनीर गया तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, ग्रेवी मिलेगी। पनीर और मटर सब गायब, सिर्फ ग्रेवी से दाल में दाल ढूंढना बहुत टीडियस टास्क होता है। तो ये तो है ही, हॉस्टल का खाना तो खतरनाक होता ही है। और इसमें भी यार यही है कि थोड़ा सा तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपने टेस्ट बड्स पे थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि यार बहुत ज़्यादा बाहर खाओ, क्योंकि तबीयत वगैरह बिगड़ जाती है तो फिर दिक्कत हो जाती है। बहुत ज़्यादा बाहर भी, वैसे तो कोटा में काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं और हर तरह का खाना यहाँ मिलता ही है, लेकिन थोड़ा सा इस पर काबू रख के चलोगे जीप पे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बाहर वगैरह खाना खाने के चक्कर में, स्वाद के चक्कर में तबीयत वगैरह गड़बड़ हो गई तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। उतने दिन का फिर बैकलॉग बन जाता है, फिर उस बैकलॉग को कवर करने के चक्कर में आगे क्लासेस मिस होती हैं, टेस्ट मिस होते हैं, पूरा शेड्यूल का टेंडन बिगड़ जाता है। थोड़ा सा इस पे कॉम्प्रोमाइज़ करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सर, जो भी बच्चे आपको सुन रहे हैं, जो भी JEE नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे? यार 3 बातें हैं। देखो, तैयारी करो तो पहले ढंग से सोच लो कि करनी है कि नहीं करनी है। अच्छा। हाँ, कर पाओगे तभी करो, अदरवाइज मत करो। ठीक है, तुम्हारा इंटरेस्ट है इस फील्ड में, जेन्युइनली आना चाहते हो इस फील्ड में, तो तैयारी करो। जस्ट कि बुआ जी की बेटी का सिलेक्शन हो गया या मामा जी के बेटा डॉक्टर बन गया, इसको देख कर मत आओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी और फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो तो अपने पेरेंट्स से बात करो और फिर उस फील्ड में जाने का डिसीजन लो। दूसरा, एक बार अगर डिसीजन ले लिया है तो फिर रिग्रेट मत करो, सोचो मत। ठीक है ना, रिग्रेट मत करो। और ये याद रखो कि यार ये तय है कि तैयारी कर लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि तैयारी करने का रास्ता आसान होगा। तो रास्ते में आने वाली गड्ढों के लिए तैयार रहो। टेस्ट होंगे, खराब भी होंगे, अच्छे भी होंगे। ज़रा सी बात पे हिम्मत मत हारो, है ना। ये नहीं कि मेरा JEE में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा,
और मेरा ये नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। कई बार बच्चे पेरेंट्स से ज़बरदस्ती का, मैंने आजकल देखा है बच्चे ज़बरदस्ती का ओवरथिंक बहुत करते हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लगते हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। फिर वो इतना प्रेशर अपने ऊपर बिल्डअप कर लेते हैं कि फिर वो कुछ ऐसा गलत डायरेक्शन में कुछ निकल जाते हैं, कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। मेरा पहले साल में मैंने खुद ड्रॉप लिया था, मेरा 12th के साथ रैंक ठीक ठाक सा आया था। मेरे पापा मुझे काउंसलिंग से लौटा लाए थे। काउंसलिंग में मेरा नंबर आने वाला था, मेरे पापा काउंसलिंग से ले आए थे। अच्छा। हाँ, कि अगर तेरा मन है 1 साल तैयारी करने का और तो गो फॉर इट, 1 साल और लगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पेरेंट्स अगर आपको थोड़ा डांट देते हैं, थोड़ा आपको समझा देते हैं, तो वो आपके सबसे बड़े दोस्त हैं। उनसे कोई भी बात को डिस्कस कीजिए। उनको ये नहीं कि यार आप ये सोच के कि यार वो क्या होगा, पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगी, ये लोग क्या कहेंगे, इतना ना सोचें। अब आपकी लाइफ है, अपने लिए पढ़ाई करें और मन से पढ़ाई करें, ईमानदारी से पढ़ाई करें। और तीसरा, केवल किसी जेई में सेलेक्ट होने के लिए या केवल नीट में सेलेक्ट होने के लिए तैयारी जो कर रहे हैं वो ना करें। तैयारी इस चीज़ की करें कि आप ढंग से पढ़ें, मेहनत करना सीखें। और अगर जो आप ढंग से पढ़ लिए, मेहनत आपने करना सीख ली, तो भले ही हो सकता है कि ये, क्योंकि लाइफ का पहला एग्ज़ाम, ये आप लोगों की लाइफ का पहला एग्ज़ाम, आपको लगता है कि आपकी लाइफ की मंजिल है, एग्ज़ाम यहाँ से शुरू होंगे। अगर आप जेई कर रहे हो तो जेई में आप इंजीनियर बनने के बाद आपको प्लेसमेंट के लिए कंपनियों में बैठना पड़ेगा। आगे पढ़ोगे तो आगे और एंट्रेंस देने पड़ेंगे और वो एंट्रेंस लगातार टफ होते जाएंगे। और जो मेडिकल कर रहे हैं उन्हें पता ही है कि मेडिकल में एमबीबीएस जस्ट अ फर्स्ट डिग्री, एमबीबीएस है, उसके बाद एमडी है, एमएस है, फिर आजकल तो सुपर स्पेशलाइजेशन भी करते हैं लोग। तो ये पहला एग्जाम, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ना परेशान मत हो इस चीज़ को लेके कि मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा या कैसे होगा, कैसे करेंगे। आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छा कर रहे हो, ऑनेस्टली पढ़ाई कर रहे हो, आपको लगता है कि आप अपने लक्ष्य के लिए ईमानदार हो और आपने ढंग से मेहनत करिए, तो आप ये मान के चलो कि लाइफ में कहीं ना कहीं फोड़ लोगे आप। ठीक है, आज नहीं तो 5 साल बाद, 4 साल बाद कहीं ना कहीं फोड़ोगे, तय बात है। सर मतलब कि बहुत कम ही ऐसा देखा जाता है कि आज के समय में खास करके कि हमेशा न्यूज़ में आते रहता है कि टेक कंपनीज को लेके कि इतने लॉस में, उतने लॉस में। कुछ कुछ का तो ये भी सुनने में आता है कि भाई बंद हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि पीडब्ल्यू जब वो प्रॉफिट में रही, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि क्या रीजन रहा सर कंपनी प्रॉफिट में रहने का? रैंचो बाबा का ज्ञान है ना, एक्सेलेंस के पीछे भागो, सक्सेस अपने आप आएगी। अच्छा, बहुत ज़्यादा बिजनेस एस्पेक्ट में डिस्कस नहीं करता अलग सर के साथ। मैं भी न्यूज़ वगैरह में पढ़ता हूँ कि भाई प्रॉफिटेबल हो गई है, प्रॉफिटेबल है। ये विजन था ही नहीं, एक्चुअली शुरू से विजन नहीं था। आप ये सोचो ना कि 2014 से अलग सर ने यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू किया, 18 में उन्होंने अपना ऐप बनाया। अगर उन्हें शुरू से ही प्रॉफिट की भूख होती तो, और वो अच्छे खासे जॉब पे थे, जहाँ पर वो थे वो अच्छे खासे जॉब पर थे, ऑफलाइन वो अच्छे खासे जॉब पर थे। 4 साल उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया बच्चों को। इसलिए अलग सर, इसलिए कोई अलग सर की बराबरी नहीं कर सकता कि 4 साल आप फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ा रहे हो और बच्चा देख रहा है, और कहाँ 10 व्यूज़ थे और कहाँ वो व्यूज़ लाखों में चले गए। ऐप बनाया, उसके बाद भी उनके पास क्या ऑफर्स की कमी थी, सबको पता है, एक फेमस ऑफर के बारे में सबको पता है, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को नहीं डाइल्यूट किया। वो जो उनका विजन था ना, वो उस विजन की वजह से आज सक्सेसफुल है। जो प्रॉफिट है ना, ये जो मॉनेटरी प्रॉफिट है, इट इज़ जस्ट अ मोनिकर ऑफ द सक्सेस, और उस प्यार का वो है जो बच्चे उन्हें करते हैं। और बच्चे उन्हें इसलिए प्यार नहीं करते कि पीडब्ल्यू बहुत कम फीस में पढ़ाता है या पीडब्ल्यू पैसे नहीं लेता। बच्चे उन्हें इसलिए प्यार करते हैं कि वो बच्चों के बारे में सोचते हैं, एक्चुअली बच्चों के बारे में सोचते हैं। आप देखो कि पीडब्ल्यू का कोई भी, चाहे ऐप पर बैच हो, चाहे विद्यापीठ पर बैच हो, चाहे यूट्यूब पर बैच हो, कंटेंट सब जगह सेम मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, और इसी वजह से बच्चे हम पर भरोसा करते हैं। अभी उम्मीद सीरीज चल रही है, मंजिल सीरीज चल रही है, शाम को 5 बजे से लेक्चर स्टार्ट होता है, रात में 2-2 बजे तक टीचर्स खड़े होकर पढ़ाते हैं, 1 शॉट में पूरा चैप्टर डिलीवर करते हैं। और वही सेम कंटेंट जो वो अपने बैचेस में डिलीवर करते हैं, वही यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर कर रहे हैं। तो ये वजह है कि बच्चे इतना प्यार करते हैं। एक सवाल सर, बच्चे अभी रिसेंटली मैं बाहर गया हुआ था कोटा से, तो एक बच्चे ने मेरे से ये सवाल पूछा था कि क्या भैया 1 शॉट पढ़ के जेई नीट क्रैक कर सकते हैं? क्या कहना है आपका? अगर आपका रिवीजन स्टेज पर है तो कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन अगर आप ये सोचो कि केवल बैकलॉग मतलब आपका बना हुआ है और आप केवल इसी से तैयारी करना चाहते हो, तो थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि यार दिमाग की भी एक लिमिट होती है ना। अब जो बच्चा 2 साल से लगातार मेहनत कर रहा है और आप चाहोगे आप एक रात में उसकी बराबरी कर लो, तो ये तो नहीं कर सकते। पिक्चरों में हो सकता है, पिक्चरों में होता है ऐसा। सलमान खान की पिक्चर हो तो एक महीने में कुश्ती सीख लोगे आप, 1 महीने में सुल्तान बन जाओगे, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट,
वन शॉट इज बेस्ट फॉर रिवीजन, वन शॉट इज बेस्ट फॉर जो टॉपिक्स आपके कुछ छूटे हुए हैं, कहीं बैकलॉग है, उन्हें कवर करने के लिए। जैसे कि आप देखते हैं कि गांव वगैरह से, विलेज से, या फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट जो आते हैं, जो मोस्टली हिंदी मीडियम से रहते हैं, कई बार आते हैं कि भाई न्यूज़ में हम सुनते हैं कि भाई ये हिंदी मीडियम से फाइनेंशियली वीक है तो अच्छा करेंगे, पर इतने इसके बावजूद भी, इतने अवेयरनेस के बावजूद भी कई बार ऐसे बच्चों को ऐसा लगता है कि क्या हिंदी मीडियम से पढ़ के सिलेक्शन हो सकता है जेई नीट में? मतलब कि क्या मिथ है, क्या रियलिटी, इस पर सर मैं जानना चाहूँगा। आप सबको क्या लगता है कि हिंदी मीडियम से पॉसिबल है जेई नीट क्रैक करना? ये एक्चुअली आपके जो सवाल है ना, ये 2 सवाल है, तो इसके मैं 2 हिस्सों में जवाब देता हूँ। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, के जेई और नीट क्लियर हो सकता है हिंदी मीडियम से? हाँ, हो सकता है। मेरी खुद की स्कूलिंग पूरी हिंदी मीडियम की है। मैंने खुद हिंदी मीडियम से 12th तक पढ़ाई की है। उसके बाद तैयारी जब करी तो तैयारी की किताबें तब इंग्लिश में थी, लेकिन थोड़ा टाइम लगा, लेकिन कोप अप हो गया। हिंदी मीडियम वाले बच्चे को दिक्कत कहाँ पर आती है? दिक्कत आती है, एक तो उसको थोड़ा सा लैंग्वेज का बैरियर आता है। तो लैंग्वेज के बैरियर के लिए तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आप केवल टर्म्स के नाम ही नाम इंग्लिश में याद कर लो ना, आप पूरा नहीं पढ़ रहे हो इंग्लिश में, कोई बात नहीं, केवल टर्म्स के नाम ही नाम अगर आप इंग्लिश में याद कर लो तो भी बहुत हद तक आपकी दिक्कत सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हिंदी का पेपर बाइलिंगुअल आता है। चाहे जेई हो चाहे नीट हो, पेपर दोनों लैंग्वेजेस में आता है। तो अगर आपको हल्का सा टर्म्स का आइडिया भी है ना, तो भी आप बहुत इजीली पेपर को क्रैक कर सकते हो। दूसरी चीज जो होती है वो होती है सिलेबस की दिक्कत। हिंदी मीडियम एक्चुअली क्या होता है ना, स्टेट बोर्ड्स के लिए होता है, और बच्चे पढ़ते हैं, और जो कॉम्पिटिशन का सिलेबस है वो सीबीएसई बोर्ड का है। तो कई सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बच्चों के स्टेट बोर्ड में पढ़ाए ही नहीं जाते, या पढ़ाए जाते हैं तो एक्स्ट्रा होते हैं। जैसे मैंने यूपी बोर्ड से पढ़ाई की है। अब यूपी बोर्ड में क्या होता है, यूपी बोर्ड में मैथ्स में 6 किताबें चलती हैं, कैलकुलस की अलग, अलजेब्रा की अलग, स्टैटिक्स अलग, डायनामिक्स अलग, 6 किताबें होती हैं टोटल। अब उन 6 किताबों में से 2 किताबें ऐसी हैं, स्टैटिक्स और डायनामिक्स, जो सीबीएसई बोर्ड में फिजिक्स में पढ़ाई जाती है। तो जो हम मैथ में पढ़ते हैं वो यहाँ फिजिक्स में पढ़ाई जाती है। तो ये थोड़ा सिलेबस का हेर फेर होता है। इस सिलेबस के हेर फेर को कोप अप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कई बार होता ये है कि एक अटेम्प्ट ज़्यादा लग जाता है बच्चों को, एक अटेम्प्ट ज़्यादा लग जाता है, लेकिन सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन होता है। अगर आप जेई के एस्पिरेंट हो, आपके पास नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्योंकि लिमिटेड है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप 11वीं क्लास से तैयारी करने में लग जाओ, ताकि आपको जो 12वीं वाला साल है उसमें आप अपनी तैयारी को ढंग से कर सको। नीट के एस्पिरेंट्स जो हैं वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अभी अपने यहाँ लिमिटेड नहीं है, और बच्चे करते हैं तैयारी, और बहुत बढ़िया तैयारी करते हैं, और बहुत बढ़िया सेलेक्ट होते हैं बच्चे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी माध्यम से पढ़ के बहुत अच्छा उनका रिजल्ट रहा है। जोधपुर की जो बेल्ट है, बीकानेर की जो बेल्ट है, बाड़मेर की जो बेल्ट है, ये बच्चे आते हैं तैयारी करने यहाँ कोटा, और मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को पढ़ाया हुआ है जो हिंदी मीडियम के हैं। हाँ, अटेम्प्ट उन्हें ज़रूर लगे, किसी को 2 किसी को 3, लेकिन हाँ वो सब MBBS के कॉलेजेस में पहुँचे जिसमें ढंग से तैयारी। अल्टीमेटली तैयारी में आपका डेडिकेशन मैटर करता है, आपकी कंसंट्रेशन मैटर करती है, आपका इंटेंट मैटर करता है कि आप कितना ज़्यादा जुनून से चाहते हो सेलेक्ट होना। लैंग्वेज मैटर नहीं करती एक स्टेज के बाद। मैं जब PW में आया तब PW अपनी बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में था, तो मेरा जो पहला असाइनमेंट था इनफैक्ट वो यही था कि मैं जब लाया गया था, जब मैं PW में आया था, तो PW में यकीन 2.0 बैच स्टार्ट हुआ था। ठीक है। तो यकीन 2.0 साल ऑर्गेनिक से स्टार्ट हुआ था, 2021 की बात बता रहा हूँ मैं, ऑर्गेनिक से स्टार्ट हुआ। तो फिजिकल आनी थी दिसंबर में, मैंने ज्वाइन किया था PW सितंबर में, तो 3 महीने तक गैप था। तो मैंने प्रतीक सर को बोला कि प्रतीक सर ऐसा करते हैं कि हिंदी के लिए कुछ स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, हिंदी के लिए स्टार्ट करते हैं। तो यकीन हिंदी नाम से एक छोटा सा बैच बना के स्टार्ट किया गया, और बहुत कम बच्चे थे उस बैच में, शायद 15-20 हज़ार बच्चे होंगे, क्योंकि वो बिल्कुल पहला बैच था। 15-20 हज़ार कम होते हैं सर। PW के रेफरेंस में थोड़े कम ही होते हैं, क्योंकि PW के तो एक बैच में लाखों बच्चे तैयारी करते हैं ऑनलाइन में, तो बड़ा छोटा सा बैच था वो। तो उस बैच के लिए हमने, मतलब मैंने पढ़ाना शुरू किया, हमारी एक टीम थी छोटी सी, हमने पढ़ाना शुरू किया, और वो बैच ज़बरदस्त पॉपुलर हुआ। मतलब उसमें क्योंकि उस समय तो कंटेंट वगैरह भी हिंदी में नहीं था PW के पास, PW तो बहुत छोटा था, इतना बड़ा नहीं था, तो हम लोगों ने कंटेंट भी अपने हाथ से लिख के और सारा कंटेंट बच्चों को दिया, DPPs बनाई, बड़ा मेहनत हमने करी। और वो जो हमने बीज लगाया था 2021 में, वो अब इतना बड़ा पेड़ हो गया है कि हिंदी मीडियम के डेडिकेटेड बैचेस चल रहे हैं,
इस साल 3 ड्रॉपर बैचेस आए थे हिंदी के ऑनलाइन में। उम्मीद सीरीज जो PW की सबसे फेमस सीरीज है वो हिंदी में अलग से चल रही है। डेडिकेटेड एक अलग सीरीज है जिसमें एक डेडिकेटेड टीम केवल हिंदी के बैचेस हिंदी के बच्चों के लिए पढ़ा रही है। एक अलग से यूट्यूब चैनल है हिंदी का, और विद्यापीठ के हर एक सेंटर पे हिंदी मीडियम का बैच है जिसमें डेडिकेटेड हिंदी मीडियम की फैकल्टी। ऐसा भी नहीं कि एक ऐसी फैकल्टी जो आपको इंग्लिश में पढ़ा रही है वो जाके बस आपको हिंदी में लिखवा दे रही है, नहीं, डेडिकेटेड सेट ऑफ फैकल्टीज है विद्यापीठ में। कोटा में भी है जो केवल हिंदी के बच्चों के लिए डेडिकेटेड है, जो हिंदी के ही बैचेस लेते हैं। पूरी टीम है PW के पास जो हिंदी के बैचेस लेते हैं, और लगातार काम हो रहा है हिंदी के ऊपर। इनफैक्ट इस साल से प्लानिंग है कि शायद 11th और 12th में भी, हमने 11th में विद्यापीठ में तो लास्ट ईयर ही स्टार्ट कर लिए थे, तो हमारे पास इस साल 11th भी है, 12th भी है, ड्रॉपर भी है। ऑनलाइन में भी आप देखोगे कि इस साल से 11th 12th हिंदी में आने वाला है। तो हिंदी के बच्चों के लिए है बहुत अच्छे ग्रोथ के ऑप्शंस हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ की। बस उनको ये अपने आप को जो इन्फीरियर मान के चलते हैं ना हिंदी के बच्चे, कि मैं इन्फीरियर हूँ या मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। यार इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में कोई अंतर नहीं होता, एक लैंग्वेज का फर्क है कि अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ कम होगा और वो कुछ ज़्यादा होगा। नहीं, आप ढंग से मेहनत करो। हर साल बहुत बड़ी संख्या में हिंदी के बच्चे सेलेक्ट होते हैं और होते रहेंगे। तो मेरा केवल हिंदी मीडियम वालों को ये कहना है कि अपने आप पे भरोसा रखो और PW के सिस्टम पे भरोसा रखो और ढंग से मेहनत करो, बस सिलेक्शन होगा, श्योरली होगा। लास्ट पॉइंट मेरा आपसे ये रहेगा, उसके बाद वीडियो अपन ख़त्म करेंगे। गर्ल सेफ्टी के लिए कई सारे पेरेंट्स जो अपने बेटी को घर से हज़ारों किलोमीटर दूर अगर कोटा भेजने के लिए सोचते हैं, तो उनके लिए आपके पास क्या प्रोग्राम है जो इंश्योर करेगा गर्ल्स की सेफ्टी यहाँ पे कोटा में? देखिए, गर्ल्स के मामले में तो मैं ये बोलूँगा कि गर्ल्स के लिहाज से जो कोटा का सेफ्टी स्टैंडर्ड है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा है। ओके, वैसे ही बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आप नेशनल लेवल में कहीं भी किसी और सिटी को देख लो और कोटा को देख लो, गर्ल्स का सेफ्टी लेवल बहुत ज़्यादा है। मतलब कोटा का पूरा जो प्रशासन है वो इस बात का बहुत ध्यान रखता है। और ये जो गर्ल सिक्योरिटी है ना, ये गर्ल सिक्योरिटी के अंदर बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि यार जो हमारा रेजिडेंशियल वाला प्रोग्राम है ना, रेजिडेंशियल वाले प्रोग्राम के अंदर जो गर्ल्स वाला सिक्योरिटी कंसर्न है वो अपने आप रिजॉल्व हो जाता है। क्योंकि पेरेंट्स को क्या चाहिए, पेरेंट्स को बेसिकली चाहिए कि गर्ल्स जो है वो सेफ रहें, सिक्योर्ड रहें। उन्हें इस बात की टेंशन ना हो कि जो हमारी बेटियां आ रही हैं वो उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो वो चीज़ रेजिडेंशियल प्रोग्राम में ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाती है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर जो इन्वायरमेंट रहेगा वो इन्वायरमेंट हमेशा ऐसा रहेगा रेजिडेंशियल प्रोग्राम में कि वो हमेशा एक वॉच पे रहेंगी। कुछ लोग होंगे जो हमेशा उनकी केयर के लिए रहेंगे, ठीक है ना, प्राइमरी मेडिकल केयर, फर्स्ट एड और बाकी जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं लड़कियों के लिए, सारी की सारी वहाँ पर हैं। तो अगर आप अपनी बेटी को या किसी भी बहन को या किसी भी गर्ल को भेजना चाहता है कोई भी पेरेंट, तो आप आराम से भेज सकते हो, नो प्रॉब्लम। वी हैव दैट कम्प्लीटली कवर्ड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो काफ़ी लंबा हमारा इंटरव्यू हो गया है सर, एंड बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला हमारे इस पॉडकास्ट के लिए। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। इनफैक्ट हमने बहुत सारी बातें करी जो बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, सबके लिए मतलब कि वर्थित रहेगा, काम करेगा। तो वंस अगेन सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच। मैं बस यही एक आखिरी बात और बोलना चाहता हूँ बच्चों से कि यार बच्चों, मेहनत करो और मेहनत ईमानदारी के साथ करो। और दूसरी बात ये कि यार कोई भी दिक्कत होती है ना तो शेयर करो, ठीक है ना, अपने टीचर्स के साथ शेयर करो। और बहुत सारी काउंसलिंग अवेलेबल है, अपने टीचर्स के साथ शेयर करो। अगर आप टीचर्स के किसी भी टीचर से ज़्यादा कंफर्टेबल हो उससे शेयर करो, अपने पेरेंट्स से शेयर करो, दोस्तों से शेयर करो। अपनी कोई बात अपने ना दिल में रखो मत। कोई भी ऐसा ये मत सोचो यार कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है। हम सब तुम्हारे साथ हैं कोटा में, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जब तुम आते हो ना तो क्योंकि तुम सब अपने अपने घरों को छोड़ के आए हो, तो हमारा ये फ़र्ज़ है और हम ये जानते हैं कि एज टीचर्स, एज इंस्टीट्यूशंस हेयर, हम ये जानते हैं और कि यार हमें तुम्हें पूरी केयर करनी है और हम करते भी हैं उस केयर को। लेकिन उस केयर के लिए तुम्हें भी थोड़ा सा ना कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि तुम अपने मन ही में कोई बात रखोगे और उस मन में बात रखते रखते उसको लेके कुछ और ही डायरेक्शन में निकल जाओगे। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो शेयर करो, ठीक है। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारे तरीके हैं उसको डील करने के, बहुत सारी परेशानियों को डील करने के बहुत सारे तरीके होते हैं।
तो ये बात बच्चों के दिल को छू जाएगी सर। थैंक यू। ओके सर, आप समझ में आया कि आप क्यों इतना बच्चों के बीच में छाए हुए हो। बातें आपकी छू जाती है बच्चों के दिल में। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू।